वेलकम टू मास्टरिंग एचटीएमएल फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। ये कोर्स मैं सभी लोग के लिए बना रहा हूं, चाहे वो किसी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, उसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो या ना हो, कोई भी सीख सकता है। मैंने इस तरह से इसको तैयार किया हुआ है। इस कोर्स को मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, ताकि हर तरह की ऑडियंस इसको सीख सके। मेरा इस फील्ड में 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और एक बड़ी कंपनी जिसका नाम सुना होगा, इफ्को, उसके कई सारे प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करता हूं। तो इतना तो मुझे एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे पता है मुझे कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए तुम्हें पढ़ाने के लिए, ताकि तुम इस पे एचटीएमएल पे ही ना अटके रहो। जल्दी से तुम एचटीएमएल सीखने के बाद तुम सीएसएस सीख सको, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, इसके बाद तुम जल्दी से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। मैं तो कहता हूं एचटीएमएल की सबको सीखना चाहिए, सबको, चाहे वो कोई हो, स्टूडेंट हो, चाहे कोई एक बंदा हो जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। कोई गलत बात नहीं है, तैयारी करो यार, साइड में तुमको समय निकालो इसको सीखने के लिए। हो सकता है तुम्हारा ये पैशन बन जाए, तुमको मजा लग जाए और कहीं तुम्हारा एक कैरियर ना बन जाए। तुमको जिसमें मजा आ रहा हो तुम्हारी वही तुम्हारा कैरियर हो। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और तुम जरा सोचो यार, तुम कोई किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो एटलीस्ट उसका रिजल्ट आने में 1 साल तो लगता ही लगता है कि नहीं। पता नहीं तुम्हारा वो एग्जाम निकले या ना निकले, भगवान करे तुम्हारा निकल जाए। मान लो नहीं निकला, जो तुमने जितने सारे नोट्स बनाए हुए हैं तुमको वो तुम्हारी स्किल में नहीं गिना जाएगा। तुम जाके बोलोगे सर मैंने इतने नोट्स बनाया हुआ, इतना कुछ पढ़ा हुआ, मुझे कोई जॉब दे दो, नहीं मिलने वाली। लेकिन ये तुम्हारा स्किल में काउंट होगा, इससे तुमको जॉब मिल सकती है। तो एज अ बैकअप इसको लेके चलो। दिन भर में 1 घंटा, 1 घंटा ही नहीं, मान लो तुम 10 मिनट भी निकालो, लेकिन निकालो दिन भर का 10 मिनट और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। तुम सरप्राइज हो जाओगे कि देखोगे तुम कि कुछ दिनों में तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, सिर्फ 10 मिनट तुम डेली दे रहे हो। तो चलो फिर देरी किस बात की, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं जहां पर तुम ये कोड लिखोगे। ओके, तो अगर हमें एचटीएमएल सीखना है तो हमारा सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सेटअप अच्छा होगा तो हमारा लर्निंग प्रोसेस बहुत स्मूथ होगा। तो सेटअप में हमें क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर मतलब जहां पे तुम एचटीएमएल कोड लिखोगे। मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं। जो मेरा फेवरेट है वो वीएस कोड है। मेरा क्या, दुनिया का फेवरेट वीएस कोड है। उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तुम्हारी लाइफ आसान बना देंगे, तुम्हारी कोडिंग बहुत आसान बना देंगे। उसमें इतने सारे एक्सटेंशन होते हैं ना, तुम्हारे हर प्रॉब्लम के लिए एक एक्सटेंशन होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। वीएस कोड की बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है। उसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने है और वो टोटली फ्री है। उसमें 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगते और उसको तुम लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। चलो उसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास लैपटॉप होगा, तो गूगल पे टाइप करो वीएस कोड डाउनलोड। देखो सजेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करो और पहले ही लिंक पे चले जाओ। ठीक, अब डिपेंड करता है तुम्हारे पास कौन सा कंप्यूटर है। ओके, तुम्हारे पास मैक हो सकता है अगर एप्पल है तो, या फिर लाइनक्स है, उबुंटू हो तो ये तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर विंडोज है तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर तुम्हारा विंडोज है इस पे क्लिक करो, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैक है तो इस पे क्लिक करो और लाइनक्स है तो इस पे क्लिक कर सकते हो। ओके, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तीनों प्लेटफॉर्म के लिए। डाउनलोड होने के बाद तुम इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल में कुछ चेक्स होंगे, उसको सब सारे चेक्स को फिल कर देना। ओके, सारे को टिक लगा देना। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा अपने वीएस कोड को खोलना। ओके, कुछ इस तरह का इंटरफेस तुमको दिखाई देगा। काफी डरावना है, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा तुमको डर लगेगा इसको देख करके, इसका इंटरफेस देख करके, बट ट्रस्ट मी ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। ओके, बहुत फ्रेंडली है। 1-2 बार यूज करोगे तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। ओके, तो हमने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। ओके, तो चलो जहां पे हम कोड लिखेंगे उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर तुम कहीं बना सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट फोल्डर में गया। ओके, यहां पे हम एक फोल्डर बनाते हैं। न्यू पे क्लिक करो, फोल्डर। इसको मैं नाम देता हूं LEAR लर्न HTML। ओके, HTML। थ्रू आउट द कोर्स मैं इस फोल्डर को यूज करूंगा। इसमें सारी फाइल्स HTML की इसी के अंदर जाएगी। ओके, अब इस फोल्डर को हम खोलेंगे VS कोड में। ओके, या तो यहां पे क्लिक कर सकते हो ओपन फोल्डर, या यहां पे भी क्लिक कर सकते हो, दोनों में से कहीं भी क्लिक करो। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मैं यहां पे क्लिक करता हूं ओपन फोल्डर। अब तुमको ऑप्शन आ जाएगा, तुमको पता है कहां पे तुमने वो फोल्डर क्रिएट किया था। मैंने डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया था। ओके, अब इसको क्लिक करो और सिलेक्ट फोल्डर। अब तुम्हारा ये फोल्डर खुल चुका है, मगर इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइलें नहीं है। ओके, तो यहां पे देखो कितने सारे आइकन्स दिए हुए हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने का आइकन है, और एक इसके अंदर नया फोल्डर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, न्यू फोल्डर। हमें एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। लेट्स से इसका नाम देते हैं हम index.html। अब तुम पूछोगे कि ये कैसा नाम है index.html। भाई तुम कोई भी नाम दे सकते हो, चिंटू.html दे दो, मिंटू.html दे दो, गोलू.html, कोई भी नाम चलेगा। बट index.html थोड़ा सा स्पेशल नेम है, मैं इसको बताऊंगा। ओके, अभी इसके बारे में मत सोचो, मैं इसको बताऊंगा index.html के बारे में। अब यहाँ पे हम बेसिक HTML कोड लिखते हैं। ये देखो बेसिक HTML कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, पहले से मैंने कॉपी करके रखा हुआ था। ओके, ये कोड करेगा क्या, इसको सेव कर दो। ये कोड जो है एक हेडिंग लिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। ओके, इसको हम चला के देखते हैं। अब देखो हमने इसके अंदर फाइल क्रिएट की लर्न HTML फोल्डर के अंदर। अब तुम वहां पे जाओ, तुम वहां देखोगे, इसको खोलोगे
लर्न एचटीएमएल फोल्डर को, देखोगे यहाँ पे index.html में इंडेक्स नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे देखो एक आइकन दिख रहा है ओके क्रोम ब्राउजर का। अब देखो ये क्योंकि ये जो फाइल है HTML फाइल है, ओके यहाँ पे देखोगे अगर तुमको दिखाई देगा index.html फाइल है, इसलिए यहाँ पे आइकन जो दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, ब्राउजर का, क्योंकि ये ब्राउजर के लिए बनी हुई है। HTML जो फाइल होती है कौन इसको समझता है, ब्राउजर समझते हैं। अगर मान लो ये .mp4 फाइल होती, कोई मूवी होती, तो यहाँ पे किसका सिंबल आ जाता, कोई जो वीडियो प्लेयर है, जैसे मान लो VLC मीडिया प्लेयर, उसका सिंबल आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का आ रहा है, क्योंकि ये HTML फाइल होती है ब्राउजर के लिए बनी हुई है, ब्राउजर इसको समझता है। ब्राउजर तीन चीज समझता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है, एक समझ लो स्ट्रक्चर, जैसे मान लो मेरी बॉडी है तो हमारा स्ट्रक्चर कौन दिया है, हमारे जो बोन्स है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लेकिन जो हमारी स्किन है वो क्या है, ब्यूटिफिकेशन है, मतलब स्किन सुंदर लगती है। अगर मान लो तुम्हारी स्किन हटा दी जाए कितनी गंदी बॉडी लगेगी, आई बात समझ में। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, ब्रेन। अगर मान लो हमारा ब्रेन नहीं होता तो हम इससे कुछ काम कर पाते, हमारा ब्रेन काम करता है। ओके, जब हम चाहते हैं तब हम टॉयलेट करते हैं। अगर मान लो ब्रेन को हम चाहें कि हम टॉयलेट को रोक दो तो टॉयलेट रुक जाती है, आई बात समझ में, कितना हम कंट्रोल कर लेते हैं ब्रेन से। इसी तरह HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है। HTML जो है बेसिक स्ट्रक्चर देता है, HTML जैसे बोन की तरह, ओके, और CSS जो होता है उसको सुंदर बनाता है। ओके, बटन जो होगी बटन को सुंदर बना देगा। ओके, इमेज जो है इमेज को हम स्टाइल कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट को सुंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको उसमें फंक्शनलिटी डालनी है, जैसे कि मान लो बटन पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए, तब हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सिंबल किसका रहा है, वेब ब्राउजर का रहा है। इस पे क्लिक करो, क्रोम ब्राउजर से इसको ओपन करो। ओके, अब देखो मैंने जैसे ही खोला हेलो वर्ल्ड, जो मैंने कोड लिखा था उसका आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड। यहां पे देखो ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ये आउटपुट आ रहा है। ये देखो किस टैग में, H1 टैग में, मतलब हेडिंग टैग है, हेलो वर्ल्ड। मैं इसको अगर चेंज कर दूं, मैं डी मान लो इस पर चेंज कर दूं, Ctrl+S करूं। ओके, अब फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, देखो हेलो वर्ल्ड चेंज हो गया। ठीक, अब ये देखो ये तुम पाथ देख रहे हो, यूजर, पिन, सर्विसेज, डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी फाइल है, लर्न HTML के अंदर मेरी index.html फाइल पड़ी हुई है। आई बात समझ में, ये फाइल को एक्सेस कर रहा है ब्राउजर। लेकिन एक चीज देखो, जब मैं यहां पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं, हेलो मैंने यहां पे किया हेलो पीपल, PEOPL, ओके, मैंने यहां चेंज किया और उसको सेव किया, तो यहां देखो चेंजेस तुरंत नहीं आए, मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तब जाके चेंजेस आ रहे हैं। आई बात समझ में, स्पेलिंग गलत है, तब देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, रिफ्रेश करना पड़ रहा है बार बार। हम चाहते हैं कि हमें बार बार रिफ्रेश न करना पड़े जब हम कोई चेंजेस करें, उसके लिए क्या है, एक्सटेंशन है। यही तो खास बात है इस टेक्स्ट एडिटर की, VS कोड की यही खास बात है। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या आई कि मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, अब मैं चाहता हूं मुझे रिफ्रेश बार बार ना करना पड़े, तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। इस आइकन पे जाओ, ये एक्सटेंशन आइकन है, ओके, इस पे जो है टाइप करो लाइव सर्वर। देखो इस पे देखो 49.3 मिलियन ऑलरेडी डाउनलोड्स हैं, इसको इंस्टॉल कर लो। ओके, कुछ टाइम लगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब इसको फिर से इसको बंद कर दो, ये इंस्टॉल हो चुका है। एक बार क्या करो, ब्राउज इसको VS कोड को बंद करो, फिर ओपन कर लो इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइव सर्वर काम नहीं करता है। एक बार इंस्टॉल करने के बाद तुमको एक बार उसको बंद करके खोलना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्टली इस पेज को ओपन करूंगा, किससे, लाइव सर्वर से। यहाँ टाइप, यहाँ पे देखो गो लाइव आ रहा है, ओके, इस पे क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखो यहाँ देखो लिखा हुआ ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पे क्लिक करो। अब समझ में, अब यहाँ पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है कौन से ब्राउजर से खोलना चाहते हो। ओके, तो गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लो और ऑलवेज सेलेक्ट करो, ऑलवेज गूगल क्रोम। ठीक, अब देखो हेलो पीपल, अब यहाँ पे लाइव सर्वर ने क्या किया, एक तो URL बना दिया। यहाँ पे क्या था, जब हम डायरेक्टली खोल रहे थे विदाउट लाइव सर्वर, तब यहाँ पे डायरेक्टली फाइल को एक्सेस कर रहा था। अब इसने क्या किया है, एक URL दे दिया है। ठीक, ये देखो ये URL है, और उसके आगे कौन सी ये URL उसके आगे कौन सी फाइल को एक्सेस कर रहा है, index.html फाइल को जो हमने बनाया था उसको एक्सेस कर रहा है। अब जो है, अब मैं देखो कोई चेंज करता हूं। ठीक, अब मैं चेंज करता हूं, फिर से लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही इसको सेव करते हो, देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मुझको यहाँ पे फिर से इसको रिलोड नहीं करना पड़ रहा है। यही खास बात है लाइव सर्वर की। आई बस समझ में, इसको इंस्टॉल कर लेना। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि अब index.html मैंने क्यों नाम दिया,
ये स्पेशल नाम क्यों है। ओके, मैंने बोला था ना मैं समझाऊंगा, देखो समझते हैं इसको। अब क्या करो, तुम यहाँ पे एक और फाइल बनाओ, 2-3 फाइल और बनाओ, न्यू फाइल। अब इसका नाम दो मिंटू। अब मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं दे रहा हूं, मिंटू नाम दो, मिंटू डॉट एचटीएमएल। ओके, अब यहाँ पे इसी को कॉपी करो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कॉपी। अब मिंटू डॉट एचटीएमएल में इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे हम लिखेंगे, दिस इज मिंटू पेज, दिस इज मिंटूज पेज। आई बस ये मिंटूज का पेज है, कंट्रोल एस। एक और फाइल बनाओ, यहां पे क्लिक करो, न्यू फाइल। अब यहां पे फाइल बनाओ चिंटूज पेज, चिंटू डॉट एच टी एम एल। ओके, चिंटू डॉट एच टी एम एल किए। अब यहां फिर से पेस्ट करो, सेव करो, यहां पे लिखो दिस इज चिंटू पेज। अब इसको सेव कर दो, ठीक ना। अब इसको सेव किया तुमने। अब मुझे मान लो, अब मुझे एक्सेस करना है मिंटू पेज को, मुझे एक्सेस करना है MINTU मिंटू डॉट HTML, ठीक। दिस इज मिंटूज पेज। अब मैं यहां पे टाइप करता हूं चिंटू डॉट HTML। ओके, CHINTU चिंटू डॉट HTML इंटर करो, दिस इज चिंटू पेज। अगर मैं यहां पे इसको हटा देता हूं, सिर्फ कुछ भी नहीं डालता, सिर्फ ये रखता हूं, सिर्फ ओनली URL रखता हूं, कोई फाइल को मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूं। अब देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। ये हेलो वर्ल्ड कहां पे था, याद करो, ये हेलो वर्ल्ड कहां पे है, index.html में है। इसका मतलब जब ये URL हम टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, ये URL किसने बनाया, लाइव सर्वर ने बनाया है। ओके, और ये लाइव सर्वर किसको सर्व कर रहा है, उस फोल्डर को सर्व कर रहा है, लर्न HTML को। मतलब जो लर्न HTML हमने फोल्डर बनाया था उसकी फाइलों को ये सर्व कर रहा है। आई बात समझ में। लेकिन यहां पे मैंने फाइल का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो उसने बाय डिफॉल्ट index.html की फाइल को उसने परोस दिया। ओके, सर्व कर दिया। आई बात समझ में। वो चाहता तो मिंटू भी, वहां तो मिंटू भी फाइल थी, चिंटू भी फाइल थी, लेकिन उसने index.html को उसने सर्व किया। अगर मान लो मैं यहाँ पे इंडेक्स को हटा देता हूं, इसको रीनेम कर देता हूं, रीनेम कर दिया, इंडेक्स की जगह कर दिया गोलू डॉट HTML, कंट्रोल S, सेव कर दो इसको। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसने तीनों फाइल का नाम यहां दे दिया कि इस फोल्डर में जो लर्न HTML में चिंटू है, गोलू है, मिंटू है। अब तुम्हें कौन सा फाइल चाहिए, तुमको ऑप्शंस दे दिया है सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे तो इंडेक्स है नहीं बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है। अब इनमें से तुम कुछ भी सिलेक्ट कर लो, गोलू डॉट HTML, तुमको गोलू डॉट HTML कौन सी थी, हेलो डॉट वर्ल्ड आ गया। आई बस समझ में, मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट index.html को सर्व करता है अगर तुमने फाइल का नाम स्पेसिफाई नहीं किया तो। अब इस कोड का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, ये कोड है क्या। ओके, क्या बला है ये, तुमको ये तो समझ में आ गया इसकी वजह से क्या हो रहा है। इसकी वजह से हम ब्राउजर पे लिख पा रहे हैं। ओके, ये हेडिंग टैग है H1। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, डॉक टाइप HTML, मतलब ये ब्राउजर को बता रहा है ये जो फाइल है ये किस टाइप की है, HTML फाइल है। ओके, ये बस बता रहा है और तुमको इसके बारे में घबराना नहीं है। ओके, याद करने की जरूरत नहीं सब चीजें। अब देखो दूसरा क्या है, HTML टैग है। देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये और यहाँ पे ये खत्म हुआ है, देख रहे हो, ये स्टार्ट यहाँ हुआ HTML, ये इसको रूट, ये HTML का रूट टैग बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ। ओके, और देखो कि इस HTML टैग के अंदर सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें यहां से लेके यहां तक HTML टैग के अंदर आई हुई हैं। आई बस समझ में। उसके बाद है हेड टैग। ये हेड टैग स्पेशल टैग होता है, इसके अंदर हम, इसमें कोई टाइटल टैग है। देखो टाइटल टैग में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो टाइटल टैग में हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैब पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये किसकी वजह से दिख रहा है, इसकी वजह से। यहां मैं कर दूं बाय कंट्रोल S, सेव कर दो, देखो बाय बाय आ गया। आई बस समझ में, ये टाइटल है। ओके, आई बस समझ में। अब यहां देखो ये है मेटा, जो हेड टैग होता है ना, ये हेड टैग, इसके अंदर मेटा इंफॉर्मेशन होती है। मतलब हेड जो होता है ना, हेड कंटेनर, हेड टैग जो होता है इसके अंदर मेटा इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये टाइटल बता रहा है कि ये पेज किससे रिलेटेड है। ये देखो मेटा टैग क्या है, मेटा टैग जो है कैर सेट, मतलब ये बता रहा है कि ये
कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर को ये पेज जो है, ये फाइल जो है सपोर्ट करती है। आई पास में, मतलब ये एसवीजी सपोर्ट करेगी, ये इमोजी सपोर्ट करेगी, मतलब अलग अलग तरह के कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। ओके, ये टैग हम डालने से, ये देखो ये क्या है, एक और मेटा टैग है। ओके, ये क्या कर रहा है कि व्यू पोर्ट। ओके, ये इंश्योर करता है ब्राउजर को कि हे ब्राउजर, जो मैं पेज बनाया हूं इसको रिस्पॉन्सिव बना के रखना। मतलब अगर ये पेज मोबाइल में खुले तो भी ठीक से दिखाना, अगर ये पेज आईपैड पे दिखे तो भी अच्छे से दिखाना, अगर ये पेज लैपटॉप पे दिखे तो भी अच्छे से दिखाना। आई बस समझ में, रिस्पॉन्सिव दिखाना। ठीक, और खास बात ये है कि तुमको इसके सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुमको उसका शॉर्टकट है, बताऊंगा। अब इसके बाद आता है बॉडी टैग। हेड टैग यहां स्टार्ट हुआ, यहां बंद हुआ। आगे जब तुम पढ़ोगे ना सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, तो हेड टैग के अंदर हम सीएसएस का लिंक जो होती है वो भी हम हेड टैग के अंदर ही डालते हैं, और जावास्क्रिप्ट का जो लिंक होता है एक्सटर्नल लिंक, वो भी हम इसी हेड टैग में ही डालते हैं। मैं आप अभी के लिए बता दे रहा हूं। उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, जो भी विजिबल पार्ट है, जो भी तुम ब्राउजर पे पेज पे दिखते हो, देखोगे, वो सब कहां हम डालेंगे, बॉडी के अंदर डालेंगे। जैसे कि हमने ये डाला हेलो वर्ल्ड, ये हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये चीज हमने दिख रहा है, तो ये देखो ये कहां पे डाला हुआ है, बॉडी के अंदर। अगर इसके अंदर मैं एक और डाल दूं, इसको कॉपी करो और एक और डाल दूं यहाँ पे, सेव कर दो, ये 2 आ गया। तो कुछ भी यहाँ पैराग्राफ डालना है, इमेज डालना है, वीडियो डालना है, सब कुछ बॉडी के अंदर हम डालेंगे। कोई बटन डालनी है, सब कुछ हम बॉडी के अंदर ही डालेंगे। आई बस समझ में, जो विजिबल पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक, और तुमको और भी इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, वेब डेवलपर टूल्स के बारे में बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको मजा आएगा। तो अपने दोस्तों के सामने हीरो बन सकते हो। देखो, तो वेब डेवलपर टूल्स से पहले तुमको एक चीज बता दूं, तुम कोई भी वेबसाइट का तुम सोर्स कोड दे सकते हो, मतलब उसका एचटीएमएल तुम देख सकते हो, उसका कोड क्या लिखा हुआ है। आई बात समझ में। जैसे मान लो तुमने ये वेबसाइट अपनी बनाई है ना, मतलब जैसे ये पेज तुमने बनाया हुआ है, इसको तुम क्या करो, राइट क्लिक करो और इस पे ये देखो यहाँ लिखा हुआ व्यू पेज सोर्स, इस पे क्लिक करो। देखे, तुमने जो कोड लिखा था तुमको यहाँ पे दिख गया, तुम इसको इग्नोर करना भी, ये स्क्रिप्ट टैग है। ओके, इसको इग्नोर करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस कोड इज इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, जो हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था ना, ये उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा कोड आ रहा है। देखोगे तुम्हारा कोड ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, ये देखो हेलो वर्ल्ड। ओके, बाय बाय यहाँ पड़ा हुआ है, देख रहे हो। तुम किसी वेबसाइट का दे सकते हो। जैसे मान लो ये देखो, ये गूगल का देखो, गूगल के लिए क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स, देखो उसका भी कोड यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे टाइटल क्या है, न्यू टैब लिखा हुआ है। आई बात समझ में, न्यू टैब, देखो यहाँ पे न्यू टैब आ रहा है कि नहीं, गूगल का, समझ रहे हो ना। ऐसे अगर मैं फेसबुक का देखूं, फेसबुक का करो व्यू पेज सोर्स, देखो इसका भी HTML आ गया। देखो इस सब में लिखा होता है, देखो डॉक टाइप क्या है, HTML है। एक चीज देखो, यहाँ स्टार्ट किससे हुआ था, देख रहे हो, HTML रूट टैग से स्टार्ट हुआ था। देखो यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, देखो यहाँ पे भी HTML से ही एंड हो रहा है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं वेब डेवलपर टूल, अब मजा आएगा। अब देखो यहां पर राइट क्लिक किया, यहां पे क्लिक करो इंस्पेक्ट। ठीक, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करो। अब देखो तुम किसी भी, ये देखो क्या है, देखो यहाँ पे एक इमेज पड़ा हुआ है। ऐसा में देखो IMG लिख के आ रहा है, इमेज है ये टेक्स्ट नहीं है, इमेज है। ये देखो एक और टेक्स्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तुम चाहो तो इस टेक्स्ट को बदल सकते हो, इस पे क्लिक करो। क्लिक किया तुमने, यहाँ पे लिखो, देखो वो टेक्स्ट मिल जाएगा तुमको। ठीक, यहाँ पे इसको तुम बदल सकते हो। यहां तुम लिखो कुछ और, फेसबुक वेस्ट टाइम। ओके, फेसबुक का टैगलाइन तुमने बदल दिया, देखो फेसबुक वेस्ट टाइम। आई बात समझ में। इस टेक्स्ट का कलर भी तुम चेंज कर सकते हो। क्या करो, देखो इस पे क्लिक किया, ये तुमने सिलेक्ट किया था, तुमने क्या लिखा, फेसबुक वेस्ट टाइम है। ठीक ना। अब देखो इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टाइल है, एलिमेंट और स्टाइल, इस पे डबल क्लिक करो। ठीक ना। अब इस पे तो कलर, COLOR कलर क्या कर दो, रेड कर दो। देखो यहाँ कलर क्या हो गया, रेड हो गया कि नहीं हो गया। आई बात समझ में। तो वेब डेवलपर टूल से तुम, ये डेवलपर लोग के लिए बनाई गया है ये चीजें, ताकि जब तुम वेबसाइट बनाओ तो इन सब ये टूल्स का तुम इस्तेमाल करके अच्छी वेबसाइट बना सको, उसको एनालाइज कर सको। आई बात समझ में। एक और चीज देखो, तुम देख सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे कैसे दिखेगी। जैसे मान लो तुमने वेबसाइट बनाया, तुम चाहते हो कि आईफोन पे कैसा दिखेगी, तुम जानना चाहते हो, तुम चाहते हो आईपैड पे कैसा दिखेगा, देखो उसके लिए भी उसने फीचर्स दे रखा है। यहाँ देखो ये आइकन देख रहे हो, इस पे क्लिक करो, समझ रहे हो, ये आइकन पे क्लिक करो। अब यहाँ देखो सारे ऑप्शन है,
तुम चाहते हो कि आईफोन 12 प्रो पे कैसा दिखेगा तुम्हारा ये वेबसाइट फेसबुक, देखो आईफोन 12 पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आई बात समझ में। अब चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि ये आईपैड प्रो पे कैसा दिखेगा, आईपैड प्रो पे फेसबुक की वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी। इसी तरह तुम चाहते हो देखना कि ये मान लो गैलेक्सी जेड फोल्ड पे कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये वेबसाइट फेसबुक का, आया समझ में। तो काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अभी तुमको देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा वेब डेवलपर टूल, लेकिन इसके साथ धीरे धीरे जब डेवलपमेंट करोगे ना, धीरे धीरे इसको यूज करना सीखोगे तो तुम्हारा बहुत फ्रेंडली हो जाएगा। तुम सोचोगे तुम्हारा आधा काम यहीं से हो जाया करेगा, टेस्टिंग वेस्टिंग करना है तुम यहीं से कर सकते हो तुम, इसी वेब डेवलपर टूल से ही। जब सबसे ज्यादा मदद करता है जब स्टाइलिंग करते हैं हम लोग, जब सीएसएस पढ़ते हैं ना, तो सीएसएस के समय में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वेबसाइट बनाने में, मतलब डिजाइन करने में, ये वेब डेवलपर टूल। जैसे मान लो तुमको गूगल में कुछ चेंज करना है, क्या करो, फिर से इंस्पेक्ट पे जाओ, ये एरो पे क्लिक करो, पहले तो इसको अनसेलेक्ट कर दो, हाँ एरो पे क्लिक करो, इस एरो पे क्लिक करो, फिर क्या करो, मान लो तुमको ये जीमेल का टेक्स्ट चेंज करना है, इस पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये जीमेल के इस टेक्स्ट के रिलेटेड ये कोड आ गया, ठीक ना। अब देखो इस कोड में जीमेल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, डबल क्लिक करो और इसको चेंज कर दो, यहाँ तुम ट्विटर लिख दो, ट्विटर इंटर करो, ट्विटर, यहाँ पे ट्विटर आ गया, आएगा समझ में। तुम चाहते हो इसको इमेज की जगह तुम फेसबुक करना चाहते हो, ये एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे इस पे क्लिक करो। अब देखो इस इमेज से रिलेटेड जो टैग है, इमेज टेक्स्ट से रिलेटेड जो टैग है यहाँ पे, उसमें देखो इमेजेस यहाँ लिखा हुआ है, डबल क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ लिख दो फेसबुक, लिख दो फेसबुक, ठीक। अब आपने गूगल के होम पेज पे मैंने फेसबुक लिख दिया, ट्विटर लिख दिया, लेकिन ये जो चेंजेस मैंने किए हैं ना, ये टेम्परेरी है, आया समझ में। मतलब ये जो चेंजेस है सिर्फ मेरे लैपटॉप पे दिख रहा है, सबके लैपटॉप पे नहीं दिखाई देगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी किसी की वेबसाइट को चेंज कर सकता था, कुछ भी लिख देगा बदनाम करने के लिए, आया समझ में। अगर मैं इसको रिलोड करूं तो देखना ट्विटर फेसबुक, फिर से देखो रिलोड जैसे मैंने किया, अपने आप चेंजेस जो है रिवर्ट हो गए, जीमेल आ गया, इमेजेस आ गया, आया समझ में। तो इस तरह से किसी को, अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे तुम यहाँ पे अपना जीमेल की जगह अपना नाम लिख सकते हो, ओके, इंप्रेस करने के लिए किसी को। ये सब चीजें कुछ ट्रिक्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मैंने तो पहले ही बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज लाइक अ स्केलेटन ऑफ योर वेब पेज। समझ रहे हो ना, इसको कंपेयर करो स्केलेटन से। मतलब तुम्हारी बॉडी है, बॉडी तुम्हारे अंदर क्या है, स्केलेटन है, हड्डियां हैं। अगर हड्डियां नहीं होती सोचो तुम खड़े हो पाते, नहीं हो पाते। हड्डियों के ऊपर क्या है, स्किन आई, सुंदर तुम्हारी बॉडी बन गई। इसी तरह से जब भी कोई वेबसाइट बनाओगे तो तुम्हारा जो फाउंडेशन जो तैयार होता है वो एचटीएमएल से तैयार होता है। एचटीएमएल डिसाइड करता है कि तुम्हारी बटन कहां रहेगी। जैसे हमारा स्केलेटन जो है वही डिसाइड, फाउंडेशन वही तैयार किया है ना। हमारा हाथ यहाँ होगा, ये हाथ यहाँ होगा, हमारा कान यहाँ होगा। वैसे ही एचटीएमएल जो होता है ना, वो डिसाइड करता है बटन यहाँ होगी, हेडिंग यहाँ होगी, टाइटल यहाँ होगा, फुटर यहाँ होगा। ये एचटीएमएल डिसाइड करता है। उसके ऊपर से हम उसको सजाते हैं, वेबसाइट को सुंदर बनाते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, फंक्शनैलिटी उसको बढ़ा देते हैं। अब समझ में। तो स्टार्टिंग जो है एचटीएमएल से होती है। जो एचटीएमएल जो टैग होता है, मैंने बताया था, एचटीएमएल जो टैग होता है सारे कंटेंट उसके अंदर आते हैं। समझ लो ये सबसे बड़ा डिब्बा है। उसके बाद हेड टैग होता है, उसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। समझे, जैसे मान लो तुमने एक तो ब्लॉग लिखा, तुमने ब्लॉग एक पेज बनाया, ओके। मान लो तुमने पनीर मसाला का तुमने इसमें रेसिपी बताई है, तो उस टाइटल कहां दोगे, टाइटल उस पेज के बारे में बताओगे ना कि ये पनीर मसाला रेसिपी, कहां दोगे, ये हेड में दोगे, टाइटल टैग यूज करके। समझ में। उसमें और भी सारी इंफॉर्मेशन आती है हेड में। जैसे मान लो आगे चल के जब तुम सीएसएस पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो उसमें जो है स्टाइल का जो लिंक, एक्सटर्नल लिंक होती है सीएसएस की, वो हम उसमें इंसर्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो भी हम हेड में हम हेड के अंदर डालते हैं। वो तुम आगे पढ़ोगे, जब सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, ओके। बॉडी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। बॉडी के अंदर जो भी विजुअल पार्ट है, जो भी तुमको वेबसाइट के अंदर दिखाई देता है, बटन, फोटो, इमेजेस, सारी चीजें जो दिखती हैं वो बॉडी के अंदर आती है। एक्चुअल जो कंटेंट होता है वेब पेज का, वो बॉडी के अंदर जाता है। चलो एक फाइल बनाओ यहाँ पे। लेट्स से इस फाइल का नाम दो HTML स्ट्रक्चर, या इसको ऐसे लिखो HTML अंडरस्कोर, ऐसे भी नाम दे सकते हो, HTML अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, HTML का स्ट्रक्चर, ओके, .html। बस मैंने फाइल का नाम बनाया। मैंने तुमको बताया था कि HTML में जो लिखते हैं शुरुआत में, जो ऊपर में डालते हैं, उसको तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए शॉर्टकट है VS कोड के पास, स्मार्ट है VS कोड, क्योंकि वो हर पेज में लिखा जाता है, तो उसके लिए उसने शॉर्टकट दे दिया है। तो तुमको क्या करना है, शिफ्ट दबाओ प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओ, ठीक ना। जैसे ही तुम दबाओगे तुमको दो ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला वाला जो है एमिट एब्रिविएशन, इस पे क्लिक कर दो।
देखो तो यहाँ पास तुमको ये सब चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये डॉक टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, एचटीएमएल टैग की जरूरत नहीं है, हेड अपने आप आ गया तुमको। ओके, इसको तुम यहां बस तुम चेंज कर दो, यहां लिख दो ये पेज किसके रिलेटेड है, एचटीएमएल स्ट्रक्चर। ठीक, देखो कितना आसान होगा, तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको बना बनाया, इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं, एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट उसको बोलते हैं जो कोड का वो पार्ट जो बार बार रिपीट होता है, आया बात समझ में, उसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं, जो मतलब उसको स्टार्टिंग चीज जो स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होता है वो चीज हो गया वो, आया बात समझ में। लेट्स से इसमें हम कुछ डालते हैं, बॉडी के अंदर हम कुछ कंटेंट डालते हैं, लेट्स से एक हेडिंग डाल दिया मैंने, ठीक, हेडिंग डाल दिया वेलकम टू वेब पेज और दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम एक्साइटेड टू लर्न द एचटीएमएल। इसको सेव करो, सेव कर दिया मैंने। अब जो है इसको फिर से मैं स्टार्ट करता हूं लाइव सर्वर से, क्या करो, लेफ्ट क्लिक करो, सॉरी राइट क्लिक करो और ओपन विथ लाइव सर्वर करो, तुम्हारा आ गया वेलकम टू माय पेज, ओके दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम एक्साइटेड टू लर्न एचटीएमएल। यहां देखो टाइटल जो हमने दिया था वो एचटीएमएल स्ट्रक्चर यहां पे वहां पे मौजूद है। ओके, कोड को हमेशा सुंदर रखना चाहिए, जैसे मान लो देखो ये एचटीएमएल टैग यहां है, पी टैग यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमें कोड को ऐसे लिखना चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन, मतलब सुंदर दिखे कोड, उसको बढ़िया से स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो VS कोड जो है ना ऑटोमेटिक इंडेंटेशन करने के लिए एक एक्सटेंशन देता है, तुमको अपने से करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है तुम्हारा कोड को वो इंडेंट कर देगा, मतलब वो अच्छे से स्ट्रक्चर में लिख देगा उसको। जैसे यहां पे क्या करो, यहां पे टाइप करो प्रीटियर, उस एक्सटेंशन का नाम है प्रीटियर, PRETTI। ये एक्सटेंशन देखो प्रीटियर, ये देखो उसका ऐसा लोगो है, इसको क्या करना, इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करो, देखना इसका जादू देखना तुम, ये इंस्टॉल हो चुका है, आया बस समझ में। अब इसको बंद कर दो, इस एक्सटेंशन वाले टैग को बंद हो गया। अब देखो, अब ये देखना ऑटोमेटिक जो है तुम्हारा इंडेंट कर देगा, इसको मान लो मैंने इसको इधर उधर लिख दिया, ओके, और इधर उधर इसको जो है तो थोड़ा कोड को मैंने गंदा कर दिया, मैंने मतलब इधर उधर मतलब अपने से इधर उधर कोड को मैंने बिगाड़ दिया। लेट्स से इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, देखो अब कोड कितना अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, रीडेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो चुकी है, अब इसको कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, आया बात समझ में। अब क्या करो, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, अब देखो यहाँ पे हमने प्रीटियर अभी क्या किया था, इंस्टॉल किया था, अब इसको सिलेक्ट कर लो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। अब देखो इसने क्या किया, कोड को तुम्हारे अपने आप जैसे तुमने किया अपने आप इसको स्ट्रक्चर कर दिया, जैसे इसको बिगाड़ते हो मान लो अपने आप, जिसको फिर से करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर कोड, देखे कितना बढ़िया से अपने आप ये इसको इंडेंट कर दे रहा है, इंडेंटेशन आउट कर दे रहा है ऑटोमेटिक। अब तुमको देखो बार बार जो है बार बार तुमको इस तरह सिलेक्ट करना पड़ रहा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, ये देखो बार बार तुमको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो क्या करो, कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट फॉर्मेटर पे क्लिक करो, अब तुम इसको सिलेक्ट कर लो प्रीटियर को, ठीक। अब ये डिफॉल्ट तुम्हारा जो है जो कोड फॉर्मेटर है वो प्रीटियर सिलेक्ट हो चुका है। अब देखो मैं इसको करता हूं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिक देखो, जैसे मान लो मैं इसको इधर उधर बिगाड़ता हूं, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, देखो अपने आप इसको कोड को सुंदर कर दे रहा है, ओके, इंडेंट कर दे रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं HTML एलिमेंट्स और उसके एट्रीब्यूट्स। ओके, जो एलिमेंट्स बनता है वो किससे बनता है, टैग से बनता है। आओ तुमको इसको समझते हैं, टैग्स क्या होता है। एलिमेंट क्या है, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लो, अब ये देखो ये पैराग्राफ टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। देखो स्टार्टिंग टैग ऐसे स्टार्ट होता है और एंड कैसे होता है, कुछ इस तरह से एंड होता है बस समझ में। देखो ये एंड हो रहा है, उसके इन दोनों स्टार्टिंग और एंड टैग के बीच में कंटेंट है, ओके, ये प्रिंट होगा, दिस इज पैराग्राफ। एलिमेंट किसको बोलते हैं, पूरे को अगर मिला ले हम, पूरे को कंबाइन करके हम बोलते हैं एलिमेंट। इसी चीज को हम बोल रहे थे एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग, मतलब स्टार्ट टैग इंक्लूडिंग कंटेंट इंक्लूडिंग एंड टैग को मिला के हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। भाई सिंपल सी बात है, जितने भी तुम कोई भी पेज है वो किससे बना हुआ है, वो टैग से बना हुआ है। आई बात समझ में। अगर हमको हेडिंग देना है तो हम क्या करेंगे, H1 टैग यूज करेंगे। अगर हमको पैराग्राफ देना है तो हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, समझे। टैग wraps around content and give it a meaning, मतलब जो टैग क्या करते हैं, कंटेंट को wrap कर लेते हैं। जैसे H1 टैग है, किसको wrap करेंगे, इस कंटेंट को wrap कर लेगा। और क्या है,
अलग अलग टैग जो है अलग अलग मीनिंग देते हैं। अगर तुम हेडिंग टैग यूज करोगे तो हेडिंग की तरह दिखाएगा, थोड़ा मोटा में दिखाएगा। पैराग्राफ टैग यूज करोगे तो थोड़ा स्मॉल में दिखाएगा, पतला पतला दिखाएगा। है बस समझ में, एक मीनिंग देते हैं। ऐसे समझो, तो तुम्हारे किचन में क्या होता है, अलग अलग डिब्बे होते हैं। नमक का डिब्बा होगा, चीनी का डिब्बा होगा। अगर तुमको सब्जी में नमक डालना है तो तुम्हें नमक ही यूज करना पड़ेगा, नमक का डिब्बा। वैसे ही अगर तुमको पैराग्राफ यूज करना है तो पैराग्राफ टैग यूज करोगे। ये नहीं कि पैराग्राफ पैराग्राफ तुम H1 टैग में डाल दो, फिर तो हेडिंग की तरह यूज होगा। तो जो यूज करना है तुमको वो वाला टैग तुम यूज करोगे। आया बात समझ में, वही डिब्बा उठाओगे। अगर चीनी डालना है चीनी का डिब्बा उठाओगे, नमक डालना है तो नमक वाला डिब्बा उठाओगे। आया बात समझ में। टैग्स को डिब्बे की तरह सोचो, किचन के डिब्बे की तरह। अब एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं, समझो इसको। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। जैसे मान लो तुमको वेब पेज पे लिंक डालना है, लिंक, तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ये एंकर टैग। ओके, लेकिन हमको तो ये तो स्पेसिफाई करना ही होगा ना कि मुझे कौन सा वेबसाइट खोलनी है, उसका लिंक यूआरएल तो डालना पड़ेगा ना। तो हम यूआरएल कहां डालते हैं, ये यूज करके हम href एट्रीब्यूट यूज करके उस यूआरएल डालते हैं। और उसको एग्जांपल समझते हैं। ओके, VS कोड में फॉर एग्जांपल लेट्स से एक नई फाइल बनाते हैं, एलिमेंट्स नाम की, elements.html। ओके, हमने बना लिया। अब शिफ्ट दबाओ, एक्सक्लेमेशन दबाओ और एमेट एब्रीविएशन। ये देखो यहां पे टाइटल दे दो, एलिमेंट्स टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। यहां पे एक हेडिंग लेते हैं, H1 हेडिंग लेते हैं। ठीक, यहां पर लिखते हैं एलिमेंट्स। ओके, सेव कर दो। ओके, इसको ओपन करो, एलिमेंट्स आ गया। ओके, ये हमारा क्या होगा टोटल, इस पूरे को मिला के हम एलिमेंट बोलेंगे। ओके, एलिमेंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग, ये कंटेंट और ये एंड टैग, इस टोटल को मिलेंगे, टोटल बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब मान लो मुझे इस पेज पे लिंक डालना है, कोई लिंक, जैसे मान लो तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे। ओके, तो विजिट गूगल। ओके, विजिट गूगल, सेव करो इसको। ये देखो विजिट गूगल आ गया, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं ये गूगल की वेबसाइट पे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी गूगल का यूआरएल स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इस एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं href। ओके, इस पे हम क्या करेंगे, https, गूगल का लिंक डाल दो, https google.com, सेव करो इसको। ठीक, अब इस पे क्लिक करोगे तो हम गूगल पे चले गए। आया बात समझ में। अब तुम चाहते हो कि जब मैं इसे क्लिक करूं तो दूसरे नया टैब में खुले गूगल का वेबसाइट, तो उसके लिए भी एक और एट्रीब्यूट्स आता है, स्पेस दो, यहां पे लिखो टारगेट, इसके अंदर क्या लगोगे, ब्लैंक डाल दो, टारगेट ब्लैंक, सेव करो। अब देखना इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो एक नया टैब में खुल रहा है। आया बात समझ में। एट्रीब्यूट्स मैंने कहां डाला, स्टार्टिंग टैग में डाला। आया बात समझ में, ये स्टार्टिंग टैग में एट्रीब्यूट्स डालते हैं। और एट्रीब्यूट्स किस तरह के होते हैं, एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू। एट्रीब्यूट का काम क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। ये तो लिंक मैंने दे दिया था, लिंक टैग यूज कर लिया था, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि कौन से वेबसाइट पे विजिट करना है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने दिया। फिर एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, कौन सा टैग, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करके, टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट क्यों यूज किया, हम चाहते थे कि ये जो लिंक खुले नए टैब में खुले, तो उसके लिए अलग एट्रीब्यूट था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने दी, ये लिंक हमें दूसरे नए टैब में चाहिए। तो एट्रीब्यूट्स क्या प्रोवाइड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द एलिमेंट। इस केस में इट प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एंकर टैग। आई बस में एंकर टैग इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लिंक इन योर वेब पेज। एट्रीब्यूट्स आर इन नेम वैल्यू पेयर, नेम होगा उसकी वैल्यू डालेंगे। आई बस में। नेक्स्ट, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे अगर मुझे अपने वेब पेज पे इमेज डालनी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, img टैग, इमेज टैग। ओके, इमेज का मुझे पाथ डालना होगा, अगर मुझे कोई इमेज दिखानी है तो उसका पाथ मुझे डालना होगा, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, src एट्रीब्यूट यूज करेंगे। आई पास में। चलो फिर से हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक इमेज टैग डालते हैं, img। ठीक, अब जो है मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा src इक्वल टू
लेकिन मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं। ओके, तो ये कौन सा फोल्डर है? लर्न एचटीएमएल फोल्डर है। इसमें एक तो इमेज डालते हैं। आई बात समझ में? यहां पे डाउनलोड्स में जाओ, यहां पे मेरे पास एक इमेज है, इसको कॉपी करो। कॉपी किया मैंने, और मेरा जो लर्न एचटीएमएल वाला फोल्डर है इसमें मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। आई समझ बात? इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्यूट डॉग नाम का एक मेरे पास इमेज है। अब यहां देखोगे, यहां पे वो इमेज आ चुकी है, देख रहे हो? यहां पे हम वो इमेज को हम स्पेसिफाई कर देंगे। आई बस एसआरसी कौन सी मुझे इमेज दिखा रही है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। कौन सा टैग, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करके? एसआरसी। आई बस में यहां पे क्या था? क्यूट। यहां देखो सजेशन आ रहा है क्यूट डॉग। आई बस में इसको सेव कर दो। अब देखो, देखो मेरी इमेज आ चुकी है यहां पे, देख रहे हो? अब तुम चाहते हो इसकी साइज को बढ़ाना घटाना चाहते हो, इसकी विड्थ डाल दो। विड्थ विड्थ क्या कर दो? 100% कर दो। 100% कर सकते हो। सेव कर दो। देखो विड्थ जो है 100% हो गई, बढ़ गई विड्थ। आई बस समझ में? तो यहां पे मैंने कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज किए? एसआरसी एट्रीब्यूट यूज किया, और विड्थ भी मैंने यूज किया। ऐसे इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ। तो एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द एलिमेंट। यहां पे एलिमेंट कौन सा था? ये एलिमेंट था हमारा। इसमें हमने विड्थ एट्रीब्यूट यूज किया और एसआरसी एट्रीब्यूट यूज किया। बाकी इमेज के बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी तो मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया मैंने। जब भी तुम कोई इमेज यूज करो, जब भी कोई इमेज यूज करो अपने वेब पेज पे, तो उस इमेज में एल्ट एट्रीब्यूट भी जरूर डालो। एल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? वो बताता है कि वो इमेज किससे रिलेटेड है। मान लो तुमने आइंस्टाइन के ऊपर आर्टिकल लिखा है, ओके, और आइंस्टाइन की इमेज भी डाली है, तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि वो इमेज किसकी है। अगर तुमने उसमें एल्ट एट्रीब्यूट यूज करके तुमने बता दिया कि वो ये इमेज ऑफ आइंस्टाइन उस पर लिख दिया, तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि वो कोई एक वेबसाइट है, कोई पेज है जहां पे इमेज भी है और आर्टिकल भी है। आई बस समझ में? तो गूगल जो है तुम्हारे पेज को ऊपर रैंक करेगा। जब कोई तुम्हें सर्च करेगा तो तुम्हारा पेज ऊपर आएगा सर्च में। ओके, तो तुम्हारे वेब पेज का एसईओ इंप्रूव होगा। आई बस समझ में? सो ऑलवेज यूज एल्ट एट्रीब्यूट्स। और ये क्या करता है? हेल्प विद एक्सेसिबिलिटी और इंप्रूव एसईओ। ओके, सो ये रिकैप है। तो प्रैक्टिस करो हमेशा, और डिफरेंट एलिमेंट यूज करो और उसके एट्रीब्यूट यूज करो। देखो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इफेक्ट आ रहे हैं। प्रैक्टिस करो। ओके, जैसे मुझे एल्ट एट्रीब्यूट यूज करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? एल्ट इक्वल टू, यहां लिखा कुछ भी लिख दो, डॉग इमेज। आई बात समझ में? तो ये गूगल को समझ में आएगा कि इमेज जो है एक कोई डॉग की इमेज है। आई बात समझ? इतना बस लिखने से। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे HTML में लिस्ट। लिस्ट तो तुम जानते ही होगे यार। जैसे मान लो तुम्हारे घर में मम्मी तुमको सामान लाने को बोली हो ग्रोसरी से, ओके, तो तुम लिस्ट बना लेते हो कि हाँ मुझे टमाटर लाना है, धनिया लाना है, मूली लाना है, प्याज लाना है, ये सब चीज लिस्ट बना के जाओ ताकि भूल ना जाओ। तो HTML में हमें प्रोवाइड करता है। मान लो कुछ लिस्ट ऑफ आइटम तुमको अगर डिस्प्ले करना है तुम्हारे अपने वेब पेज पे, तो HTML तुम्हें लिस्ट के लिए भी एक टैग देता है। ओके, अब लिस्ट जो है दो तरह की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो हो गई जिसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे तुम लिस्ट बना रहे हो, तुमको सामान लेके आने, धनिया मूली, तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे तुम मूली को ऊपर रखो या प्याज को ऊपर रखो, कोई मैटर नहीं करता। तुमको बस ये सारे सामान लेकर के आनी है। ओके, तो हमें अगर HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? UL टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। ओके, जो तुम्हारे लिस्ट आइटम है उनको रैप करने के लिए। और जो ईच आइटम को लिखने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? LI टैग। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। सबसे बाहर में हमारा क्या होगा? UL टैग रहेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए। उसके अंदर हमारे लिस्ट ऑफ आइटम होंगे, एप्पल, बनाना, चेरीज। ओके, और ईच आइटम हम किस टैग में डालेंगे? LI लिस्ट में डालेंगे। और पूरे लिस्ट जो पूरा LI टैग जो होगा वो किसके अंदर होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के अंदर, यानी UL टैग के अंदर होगा। आई बस समझ में? दूसरी तरह का लिस्ट क्या होगा? ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब उसमें ऑर्डर मैटर करता है। मान लो कि तुमको बटर मसाला की रेसिपी लिखनी है, तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। पहले तेल डालोगे, फिर मिर्चा डालोगे, फिर लहसुन डालोगे। ओके, ऐसे ऑर्डर, फिर उसके बाद प्याज डालोगे। कोई भी चीज ऊपर नीचे होगा, टेस्ट में बदलाव आ जाएगा। तो यहां ऑर्डर मैटर करता है। तो उसके लिए भी HTML तुमको एक ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी तुमको टैग देता है। इस केस में हम कौन सा टैग यूज करेंगे? OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। और उसी OL टैग के अंदर हम LI टैग इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, बाहर जो है OL टैग है, इसके अंदर क्या है?
एक डायरेक्शन मैंने दिया, प्री हीट द ओवन टू 350 फ़ारेनहाइट, ओवन को गर्म करो और मिक्स द इंग्रेडिएंट, उसके बाद बेक करो 30 मिनट्स तक, ठीक ना। ये एक लिस्ट आइटम है, दूसरा लिस्ट आइटम, एक तीसरा लिस्ट आइटम, ओके। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो इसको VS कोड में देखते हैं कैसे लिखा जाता है, इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आता है, ओके। एक नई फाइल बनाते हैं, ओके। उस फाइल का नाम देते हैं lists list.html, ओके। एंटर करो, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर, ओके। यहां पे टाइटल देते हैं अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या देंगे, यूएल टैग यूज करेंगे, यूएल टैग, ओके। एंटर, इसके अंदर लिस्ट टैग LI, ओके। मान लो मुझे सामान लाना है, ओनियन लानी है, ओनियन, ओके। इसको कॉपी करो, ठीक। ओनियन लाना है तुमको, गार्लिक लाना है, फिर तुमको चिली लाना है, कुछ मसाला लाना है, ओके। सेव करो। अब इसको हम ओपन करेंगे किससे, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक। अनऑर्डर लिस्ट, ओनियन, गार्लिक, देखो अनऑर्डर लिस्ट का जब टैग यूज करते हो, यूएल टैग जब यूज करते हो अनऑर्डर, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, HTML तुमको ये बुलेट पॉइंट्स की तरह लिस्ट कर देता है। आई बात समझ में, इस तरह से इसका आउटपुट आता है। तुम चाहो तो आगे चल के तुमको जब हम स्टाइल तुमको CSS सिखाऊंगा, तो इसको तुम बुलेट पॉइंट को रखना चाहो या ना रखना चाहो, ये भी हटा सकते हो तुम, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करना है तो एक हेडिंग दो, H1 टैग, इसमें अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट, लेट्स से, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, OL टैग यूज करेंगे, लिस्ट, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो तुम पनीर मसाला बना रहे हो, ओके। हीट द ऑयल, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, पुट चिली, तीसरा स्टेप क्या होगा, ऐड गार्लिक, ओके। चौथा स्टेप क्या होगा, ऐड पनीर। सेव करो अब इसको, ओके। देखो इसका आउटपुट क्या आता है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, तो देखो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ नंबर दे दिया HTML ने, उसको HTML को पता चल गया कि मैंने OL टैग यूज किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे नंबर मैटर्स, मतलब ऑर्डर मैटर्स, तो इसको पता चल गया, इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, हीट द ऑयल, पुट चिली, ऐड गार्लिक, पनीर। और यहाँ पे UL टैग यूज करते हैं तो उसको यहाँ ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो बाय डिफॉल्ट तुमको क्या दे देता है, बुलेट पॉइंट्स भी दे देता है। आई बात समझ में। आगे चल के हम इसको बहुत सुंदर बना सकते हैं, जब हम CSS सीखेंगे, स्टाइलिंग करना सीखेंगे, तो इसको और भी सुंदर बना के हम वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी मैं जल्दी सिर्फ HTML पढ़ा रहा हूं, ओके। CSS स्टाइलिंग का भी पे मैं फोकस नहीं करा रहा हूं, ताकि HTML जल्दी से खत्म हो जाए, ओके। क्योंकि HTML तो बाद में जब हम CSS पढ़ेंगे तो भी HTML का यूज होगा, अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो भी HTML का यूज होगा, तो HTML तो बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए इस पे ज्यादा, इसको जल्दी से जल्दी कवर करते हैं और खत्म करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, लिंक्स, ओके। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने लिंक्स का दिया था, अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, ओके। देखो सबसे पहला चीज है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है, क्लिकेबल एलिमेंट डायरेक्टेड टू अदर लोकेशन, ओके। कोई भी तुम्हारे वेब पेज में कोई एलिमेंट है, उसको तुमने क्लिकेबल बना दिया, ओके, और वो क्लिक करने पे वो किसी दूसरे लोकेशन पे भेज रहा है हमें। दूसरा लोकेशन क्या हो सकता है, कोई दूसरी वेबसाइट हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल google.com हो सकता है, facebook.com हो सकता है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, या तुम्हारा खुद का अपना ही वेबसाइट का दूसरा कोई पेज हो सकता है, वहां पे भी तुम जा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो यूजिंग द हाइपरलिंक, ओके।
विद इन द सेम पेज भी तुम दूसरे लोकेशन पे जा सकते हो, सेम पेज पे ही, जिस पेज पे तुम हो वहां जा सकते हो, वो भी करके देखेंगे अभी हम एग्जांपल। ओके, तो हम हाइपरलिंक बनाने के लिए यूज क्या करते हैं, उसके लिए कोई टैग है क्या? बिल्कुल टैग है, उसको हम बोलते हैं एंकर टैग, यूज फॉर नेविगेशन विद इन और बिटवीन द पेजेस। आई बात समझ में? हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर देखा था एंकर टैग का कैसे यूज करते हैं। ओके, ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। आई बात समझ में? स्टार्टिंग टैग में हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? href। किस लिए? यूआरएल स्पेसिफाई करने के लिए। ओके, अरे भाई दूसरे लोकेशन पे जाना है, दूसरी वेबसाइट पे जाना है, तो यूआरएल तो डालना पड़ेगा ना उस वेबसाइट का। ओके, सो href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल, और टेक्स्ट बिटवीन द टैग इज विजिबल एंड क्लिकेबल। जैसे मान लो ये टेक्स्ट है बिटवीन द एंकर टैग। ओके, सो ये विजिबल होगा, इस पे जैसे क्लिक करोगे उस लोकेशन में चल जाओगे जिसको ये पॉइंट कर रहा होगा यूआरएल। आई पास समझ में? चलो इस एग्जांपल से देखते हैं। ओके, एग्जांपल करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से एक फाइल बना के रखी है। उस फाइल का नाम क्या है? link.html। ओके, यहां पे मैंने टाइटल डाल दिया है लिंक्स। ओके, और इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग यूज किया हुआ है। एंकर टैग यूज किया हुआ है, ये इसमें href एट्रीब्यूट यूज किया है, और ये जो यूआरएल है जो पॉइंट कर रहा है किसको? google.com को। ओके, उसका यूआरएल डाला, और ये टेक्स्ट जो है विजिबल होगा। ओपन, क्या टेक्स्ट है? ओपन गूगल इन सेम टैब। ओके, सो इसको क्या करो? ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखो, ये टेक्स्ट हमें दिख रहा है, ये विजिबल टेक्स्ट है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो कहां जा रहा है? गूगल पे चले जा रहे हैं। ओके, सो सेम टैब में ही हम गूगल पे विजिट कर ले रहे हैं। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यू टैब में ओपन हो, तो हम क्या करेंगे? कमांड सी, कमांड वी, सॉरी, एक और हम एंकर टैग लेते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे? एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे। क्या चीज? टारगेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ओके, इसमें हम इसकी वैल्यू क्या दे देंगे? ब्लैंक दे देंगे, और यहां टेक्स्ट हम बदल देंगे ओपन गूगल इन न्यू टैब। ओके, टारगेट ब्लैंक रखने से क्या होता है? अब ये जो गूगल खुलेगा, गूगल की वेबसाइट, ये नए टैब में खुलेगा। आई बात समझ में? अब इस पे क्लिक करो, देख रहे हो नए टैब में खुल रहा है। एक चीज देखो, दोनों इस सेम लाइन में आ जा रहे हैं। आई बात समझ में? ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो एंकर टैग होता है ना, ये इनलाइन एलिमेंट होता है। मतलब ये उसी लाइन में ही ये जगह कितनी लेता है? जितने उसको चाहिए उतनी ही जगह लेता है। लेकिन अगर तुम पैराग्राफ टैग यूज किए होगे या h1 टैग, हेडिंग टैग यूज किया था, तो क्या होता है? दूसरा वो क्या होता है? नई, हमेशा वो नए लाइन से स्टार्ट होता है। ओके, सेम दो h1 टैग अगल बगल कभी नहीं होंगे, वो हमेशा नई लाइन से ही स्टार्ट होते हैं। तो उनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। यानी पैराग्राफ, हेडिंग एलिमेंट, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। और एंकर टैग क्या है? ये इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए सेम लाइन, ये उतनी जगह लेते हैं जितना इनको चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे? इस एंकर टैग को है पी टैग में डाल देता हूं। ओके, इसको मैंने उठाया, पूरे को कट किया, और मैंने इसके अंदर डाल दिया, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर, कमांड एस। अब देखो दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है, ये क्या कर रहा है? पूरी की पूरी लाइन ले लेगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आई समझ में? कोई तुमसे पूछे ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी पूरी लाइन की विड्थ को एक्वाई कर लेते हैं। सेम लाइन, अगल बगल किसी को, मतलब अगल बगल किसी को वो रहने नहीं देते अपने अगल बगल। भाई तुमको अगर दूसरा एलिमेंट आएगा, उसको बोलेगा भाई तुम नीचे जाओ, मेरे लाइन में मत आओ तुम। ब्लॉक लेवल एलिमेंट की ये खास बात होती है। इसको भी मैं पी टैग में डाल देता हूं, कमांड एक्स, कमांड, आवाज समझ में? ये क्या करेगा? गूगल को सेम टैब में खोलता है, ये क्या करेगा? न्यू टैब में खोलेगा। आई बात समझ में? चलो, तो अभी तो हमने क्या किया? एक दूसरी वेबसाइट पे हम विजिट कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं एंकर टैग यूज करके। अब हम क्या करेंगे? अपने वेब पेज पे, सेम वेब पेज पे ही हम नेविगेट करेंगे। मान लो हमारे वेब पेज पे कंटेंट इतना ज्यादा है कि मुझको स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि क्लिक करूं, मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखो यहाँ पे नोट्स में ले रखा हुआ है, ठीक, मैंने ऑलरेडी यहां से कॉपी कर रखा है। लेट्स से इसको मैं कमांड सी, एक हेडिंग टैग यहां पे उठाया, कमांड वी,
ठीक, होम, और इसका एक तो पैराग्राफ एलिमेंट यहां से कॉपी कर लो, कमांड सी। ओके, देखो ये एक हेडिंग टैग है, उसके अंदर पैराग्राफ मैंने इतना बड़ा डाला, उसके बाद मैंने अबाउट हेडिंग डाला, ओके, उसके बाद फिर एक पैराग्राफ डाला, ओके, एक और डालते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी डालते हैं, इसके नीचे ये भी डाल दो, कॉन्टैक्ट्स, ठीक, कॉन्टैक्ट, उसके अंदर एक पैराग्राफ बड़ा सा डाल दिया। अब देखते हैं कैसा दिखता है ये। होम, होम के नीचे एक पैराग्राफ, बड़ा सा पैराग्राफ, अबाउट के नीचे बहुत बड़ा सा पैराग्राफ, और कॉन्टैक्ट के नीचे बहुत सा बड़ा पैराग्राफ। ओके, देखो अब मुझे क्या है, मैंने जानबूझ करके इतना बड़े बड़े पैराग्राफ लिए, ओके, ये दिखाने के लिए कि हम विद इन द पेज भी हम नेविगेट कर सकते हैं। जैसे देखो, मुझे अगर मुझे कॉन्टैक्ट पे जाना है तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, आई बात समझ में, लेकिन मैं चाहता हूं मैं क्लिक करूं, ऑटोमेटिक मैं कॉन्टैक्ट पे आ जाऊं। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं, एक बटन अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट पे आ जाऊं। ओके, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और, अब मैं चाहता हूं कि मैं क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट पे आ जाऊं, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक आईडी इसको दे दूंगा। देखो, आईडी एट्रीब्यूट यूज करूंगा। ओके, आईडी एट्रीब्यूट देने से मान लो इसको क्या देता हूं, कॉन्टैक्ट, ठीक, कॉन्टैक्ट मैंने आईडी दे दी। आईडी को ऐसे समझो, मैंने क्या किया, आईडी का मतलब क्या होता है, जैसे तुम कहीं जाते हो, तुम पूछा था तुम्हें अपनी आईडी दिखाओ, आईडी मतलब क्या होता है, तुम्हारी आइडेंटिटी ना। तो मैंने क्या किया, इस हेडिंग टैग को, इस हेडिंग एलिमेंट को मैंने क्या किया, एक आइडेंटिटी दे दी, आईडी दे दी। आईडी देने से क्या होगा, इस आईडी देने की वजह से इसको आइडेंटिटी मैंने दे दी। ओके, इस आईडी को मैं यूज करके इसको मैं अप्रोच कर सकता हूं, आई बात समझ में। तो क्या करूंगा मैं, अब मैं एक और, यहां पे एक और मैं एंकर टैग डालता हूं, ठीक, यहां पे मैं लिखूंगा गो टू कॉन्टैक्ट्स, गो टू कॉन्टैक्ट, आई बात समझ में, गो टू कॉन्टैक्ट। अब यहां पे मैं HRF क्या करूंगा, अब जैसा कि मैं आईडी यूज कर रहा हूं, ओके, तो यहां पे मैं हैश लगाऊंगा, जब भी आईडी का यूज करूंगा तो उसके आगे हैश लगाऊंगा। हैश का मतलब क्या होता है कि मैं एक ऐसे एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूं जिसके पास कोई आईडी है। ओके, हैश का मतलब ये हुआ। तो अब मैं किस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूं, जिसकी आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट है, तो हैश कॉन्टैक्ट लिखो, कॉन्टैक्ट, ठीक, सेव कर दो। अब देखो कमाल, अब गो टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, देखिए कॉन्टैक्ट ऊपर आ गया, मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, आई बात समझ में। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर रहा हूं, कॉन्टैक्ट ऊपर आ जा रहा है, मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे ही चाहते हो कि अबाउट भी ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, एक और लूंगा, ठीक, गो टू अबाउट। ओके, अब मैं यहां पे अबाउट लिखूंगा, सेव करो, और यहां पे मैं अबाउट, यहां पे भी इसको मैं आईडी क्या दे दूंगा, मैं इसको आईडी दे दूंगा अबाउट, आई पास समझ में, सेव करो, गो टू अबाउट, देखिए अबाउट पे हम आ गए, मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है। मान लो इससे बड़ा पेज होता तो हमें बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, बस बटन से ही, मुझे मान लो पेज के एकदम बॉटम पे जाना है तो भी मैं जा सकता हूं। अब मैं मान लो पेज के बहुत नीचे जा चुका हूं, मुझे अब टॉप पे जाना है तो मैं टॉप पे भी जा सकता हूं। क्या टॉप पे जाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे होम वाली बटन का, यानी होम वाली जो हेडिंग है, इसको मैं टारगेट करूंगा, इसको मैं आईडी दे दूंगा। ओके, और नीचे मैं इसके नीचे मैं एक लिंक लगा के रखा रहूंगा, इस लिंक पे क्लिक करूंगा और क्या लिखूंगा उस पर, गो टू टॉप, जैसे क्लिक करूंगा ऊपर चला जाएगा। चलो करके देखते हैं। अब मैं इसको कॉपी किया, सबसे नीचे डाल दो, सबसे नीचे डालो यहां पे। ओके, कंट्रोल V, यहां पे मैं क्या करता हूं, होम लिखता हूं, HOME, और गो टू टॉप। ओके, यहां से वो नए टैब में खुल दे रहा है ये। ओके, यहां से हटा दो, ये जरूरत नहीं है। और यहां पे हम आईडी क्या दे देंगे, यहां पे आईडी दे दो, आईडी इज इक्वल्स टू होम दे दो। ओके, सेव कर दो, ठीक।
अब यहां नीचे देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, लिंक आ गई, गो टू टॉप। जैसे मैं गया ऊपर, हम टॉप पे चले जा रहे हैं, होम आ जा रहा है। आई बात समझ में? कितना आसान है। अब क्या है, मुझे मान लो ये तो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल वेबसाइट पे जा सकते हैं, विद इन द पेज में हम किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, और हम दूसरे पेज में भी जा सकते हैं। अपने ही वेबसाइट में कोई दूसरा पेज है, वहां पे भी हम जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कितने सारे पेज हैं, चिंटू.html है, index.html है, list.html है, mintu.html है। लेट्स से चिंटू.html पे मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, इसको यहां पेस्ट करो, कंट्रोल वी, ओके, गो टू चिंटू पेज, ओके। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अब यहां पे हैश नहीं लिखेंगे हम, अब हम सेम डायरेक्टरी में हैं। देखो ये चिंटू.html और जो लिंक है, ये दोनों सेम फोल्डर में है। कौन सा फोल्डर है, लर्न HTML, सेम फोल्डर पे है। तो हम कैसे देंगे इसको पाथ हम ऐसे देंगे। तो हम इसको डायरेक्टली हम क्या देंगे, नाम लिख दो बस, चिंटू.html, देखो सजेशन में आ रहा है, एक बार समझ में, सेव कर दो इसको। अब यहां पे देखो गो टू चिंटू.html, ठीक, दिस इज चिंटू पेज, चलेगा ना। देखो चिंटू पेज में क्या था, एक हेडिंग थी, दिस इज चिंटू पेज। तो हम अपने ही वेबसाइट के पेज, दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं, दूसरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और विद इन द पेज हम ऊपर नीचे भी कहीं भी जा सकते हैं। आया बस समझ में? ये था लिंक। चलो अब इमेज डालना सीखते हैं वेब पेज पे, ओके। तो हमने ये पढ़ा था कि हमें अगर इमेज दिखाना है अपने वेब पेज पे तो हम img टैग यूज करते हैं, ओके। और एक एट्रीब्यूट होता है src, वहां पे हम इमेज का पाथ देते हैं, मतलब वो इमेज कहां लोकेटेड है, ओके। तो यहाँ पे हम पाथ कैसे देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मान लो इमेज की फाइल कहीं और दूसरे लोकेशन पे है, एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर में इमेज की फाइल है, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसका पाथ कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पाथ देने का दो तरीका है हम लोग, एक है कि एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं या रिलेटिव पाथ दे सकते हैं, दोनों काम करता है, ओके। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, ओके। ये अगर जान जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि इमेज ही नहीं, मान लो तुमको अगर ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, तुमको अपने वेब पेज पे दिखाना है, ओके, तो उसका पाथ तुमको देने आना चाहिए। ये कोई HTML में नहीं, इट इज एसेंशियल फॉर वर्किंग विद द फाइल्स इन HTML। फाइल्स कुछ भी हो सकती है, MP3 फाइल हो सकती है, ओके, वीडियो फाइल हो सकती है, इमेज की फाइल हो सकती है, ओके। और ये HTML में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस फाइल को तुमको एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है, ओके। तो कैसे पाथ लिखेंगे उसको हम समझते हैं, ओके। तो सबसे पहला एब्सोल्यूट पाथ जो होता है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन URL स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट। अब रूट क्या होता है सोचो, जैसे देखो रूट मतलब होता है रूट फोल्डर। अभी हम लोग सारी जो फाइलें लिख रहे हैं, जो कि फाइलें हम जो बना रहे हैं HTML की, वो कहां पे बना रहे हैं, हमने एक फोल्डर बनाया था लर्न HTML नाम का, तो उसको हम रूट बोलेंगे, रूट फोल्डर बोलेंगे, या रूट डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। आई बात समझ में? तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होगा कि हम जो इमेज का जो पाथ देंगे किसके रिस्पेक्ट में देंगे, रूट फोल्डर के रिस्पेक्ट में देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट फोल्डर के रिस्पेक्ट में। वहीं रिलेटिव पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ होता है प्रोवाइड द लोकेशन रिलेटिव टू द करंट फाइल। इस केस में, रिलेटिव पाथ के केस में क्या होगा, इमेज का जो पाथ होगा, इमेज का जो लोकेशन का जो पाथ होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम किस फाइल में हम उस फाइल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ओके। वो डिपेंड करेगा करंट फाइल पे। इसको कुछ ऐसा समझते हैं, देखो मान लो मेरा कोई दोस्त है, ओके, वो कहां रहता है, दिल्ली में रहता है। अब इसने बोला यार मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है, कुछ काम है, मुझे अपने पापा का एड्रेस बता दो। तो मैंने उसको एड्रेस बता दिया, मैंने बोला तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली सबसे पहले आओ, दिल्ली से तुम लखनऊ आओ, ओके, लखनऊ आओ, फिर उसके बाद फैजाबाद आओ, उसके बाद आजमगढ़ आओ, ओके, फिर इस मोहल्ले में आ जाओ, ओके। एक तरीका ये था, उसको मैंने एब्सोल्यूट पाथ बता दिया। दूसरा तरीका ये था, मैंने उसको बोल दिया मेरे पापा मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ओके, तुम आ जाओ उनसे मिल लो। ये क्या है, रिलेटिव पाथ। मैंने अपने रिस्पेक्ट में अपने पापा का लोकेशन बता दिया, उसको तो मेरा दोस्त है, उसको पता है मैं कहां रहता हूं, अब वो मुझसे मिलने आएगा, पापा से ही मिल लेगा, तो ये रिलेटिव पाथ हो गया। अब मान लो मैं कहीं दूसरी जगह रहता तो एड्रेस बदल जाता है, रिलेटिव पाथ हमेशा बदलेगा। मैं अगर गोवा बैठा था तो गोवा के रिस्पेक्ट में पापा की लोकेशन बदल जाती, अभी उनके पास बैठा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में उनकी लोकेशन बदल गई। लेकिन ये जो पाथ है दिल्ली से आजमगढ़ वाला, अब मैं चाहे गोवा में हूं, बॉम्बे में हूं, ये पाथ जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये एब्सोल्यूट पाथ है, ये चेंज नहीं होने वाला, ओके। दिल्ली टू मेरे पापा का जो डिस्टेंस है, आई बात समझ में? तो ये रिलेटिव से एब्सोल्यूट पाथ होता है।
अब इसको कोड के एग्जांपल से समझते हैं। ओके, चलो पाथ समझने के लिए क्या करते हैं, हम कई सारे फोल्डर बनाते हैं। ओके, ताकि तुमको हर तरह के सिनेरियो के साथ अवगत करा दूं। ओके, हम इमेज की फाइल को अलग अलग लोकेशन पर रखेंगे। ओके, और डिफरेंट फाइल्स में हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेट्स से हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। अभी तक देखो लर्न एचटीएमएल में सारी फाइलें हैं। ओके, फाइल मतलब देखो कैसे पहचानते हैं फाइल है, देखो डॉट एचटीएमएल डॉट डब्ल्यूई, जब भी डॉट लग जाता है डॉट समथिंग, इसका मतलब वो फाइल है। तो चलो इसके लर्न एचटीएमएल के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं। ओके, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं सब फोल्डर। ओके, सब फोल्डर इस फोल्डर का नाम है। ठीक, इसके अंदर लेट्स से एक नई फाइल बनाते हैं, सब फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं। लेट्स से इसको गोलू डॉट एचटीएमएल बनाते हैं, गोलू या मोलू लिखो, मोलू डॉट एचटीएमएल। ओके, ठीक, अब ये हमारा मोलू डॉट एचटीएमएल है, फाइल है, ये किसके अंदर है, सब फोल्डर के अंदर है। और एक और फोल्डर बनाते हैं, एक और फोल्डर में बनाते हैं एसेट्स नाम से, एसेट्स नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक, एक और फोल्डर बनाया हमने, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक करो इसमें, न्यू फोल्डर। ओके, इमेजेस नाम से एक और फोल्डर बनाते हैं। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इमेजेस फोल्डर में हम इमेजेस डालेंगे। ओके, चलो हम यहां से डालते हैं। लेट्स से हमारा डॉक्यूमेंट्स में, ओके, डॉक्यूमेंट्स में मेरा ये फोल्डर है लर्न एचटीएमएल नाम का। इसमें हमने एक एसेट नाम का फोल्डर बनाया और एक सब फोल्डर बनाया, दो फोल्डर हमने इसके अंदर बनाया। इस एसेट्स के अंदर हमारा एक और फोल्डर है इमेजेस। ओके, मैं प्रोजेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं ना, इस फाइल सिस्टम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं, फोल्डर के अंदर फोल्डर। ओके, ताकि तुमको ये आ जाए कि इमेज कहीं भी रखी हो, किसी भी फाइल या फोल्डर रखी हो, तुमको एक्सेस करना आ जाए, पाथ लिखना आ जाए, इसलिए मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं। ओके, तो चलो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेज डालते हैं। ओके, मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी डॉग एचटीएमएल नाम से, इसको कॉपी किया मैंने, तो कॉपी किया, फिर से लर्न एचटीएमएल में गया, एसेट्स में गया और इमेजेस में गया, यहां मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, डॉग वन नाम से मैंने एक बना दिया। अब तुम यहां जाओगे, इमेजेस में जाओगे, देखोगे यहां पे एक डॉग वन वाली फाइल जो है यहां पे आ चुकी है, ये इमेज आ चुकी है। आई बात समझ में? इसको बंद करो। अब हम जो है सब फोल्डर में जाते हैं, मोलू डॉट एचटीएमएल में कुछ लिख देते हैं। लेट्स से यहां पे मैं लिखता हूं शिफ्ट एक्सप्लेनेशन, ये कर दिया हमने। यहां पे लिखो मोलूज फाइल या मोलूज वेब पेज, एक टैग दे दो यहां पे, h1 टैग दो, वेलकम टू मोलूज वेबसाइट, सेव कर दो, तो रन करो, ओपन विद लाइव सर्वर। ये हमारा वेलकम टू, ये हमारी फाइल खुल गई। है बस समझ में? और इसी तरह से मैंने एक ऑलरेडी जो पेज बना रखा था मिंटू डॉट एचटीएमएल नाम से, ये मिंटू डॉट एचटीएमएल है, दिस इज मिंटूज पेज, इसको भी ओपन कर लो, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, दिस इज मिंटूज पेज। मैं चाहता हूं इस मिंटू वाले जो पेज है, इस पे मैं इस इमेज को, ये जो क्यूट डॉग वाली इमेज है, मैं इस मिंटू डॉट एचटीएमएल वाले पेज पे मैं लगाना चाहता हूं इस इमेज को। तो मैं क्या करूंगा, img टैग यूज करूंगा। ठीक, और एक चीज ध्यान दो, जो img टैग होता है ना, ये img का वाला टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मुझको ये क्लोजिंग टैग, जैसे इस तरह से क्लोजिंग टैग है ना, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इमेज के टैग के केस में। और इस बात समझ में, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ओके, इस तरह के और भी टैग होते हैं HTML में। ओके, जैसे br टैग हो गया, वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक, अब मुझे पाथ देना है, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, src। अब देखो मेरे पास दो तरीका है पाथ देने का, मैंने बताया एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं या रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ ये मतलब ये हुआ कि हम जो रूट फोल्डर है उसके रिस्पेक्ट में हम उस इमेज का पाथ बताएंगे जो इमेज हम डालना चाहते हैं। ठीक, अब देखो लर्न एचटीएमएल कौन सा यहां पे रूट फोल्डर है, इसके रिस्पेक्ट में मुझे बताना है। तो तुम जैसे ही लर्न एचटीएमएल में तुम घुसोगे, ओपन करोगे फोल्डर को, तुम देखोगे ये सब फाइलें मौजूद हैं। तो यहां पे देखो क्यूट डॉग, यहां पे फाइल प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं हम, रूट फोल्डर को हम डिनोट किससे करते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, सॉरी स्लैश से हम डिनोट करते हैं रूट फोल्डर को। अब देखो अपने आप जो है VS कोड मुझे सजेस्ट कर रहा है, अब हम रूट फोल्डर यानी लर्न एचटीएमएल के अंदर घुस चुके हैं स्लैश डालते ही। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से फोल्डर है, एसेट फोल्डर है,
चिंटू डॉट एचटीएमएल फाइल है। ओके, इसी के अंदर कौन से फोल्डर, एक और फोल्डर है, सब फोल्डर है, लेकिन मुझे कौन सा एक्सेस करना है, क्यूट डॉग। आई बस में इसको सेव कर दो और फिर देखो ये हमारी इमेज आ चुकी है। दूसरा तरीका क्या है, हम रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। कंट्रोल सी करो, इसको पेस्ट करो। अब हम रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। रिलेटिव पाथ मतलब क्या हुआ, जिस फाइल में हम इमेज एक्सेस करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम पाथ बताते हैं। ये बताओ अभी हम किस फाइल में हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, minto.html में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में वो इमेज कहां है। ध्यान से देखो, minto.html किस फोल्डर में है, डायरेक्ट देखोगे लर्न HTML फोल्डर में है, और क्यूट डॉक फाइल जो है ये भी डायरेक्ट लर्न HTML में है। ठीक, तो दोनों सेम डायरेक्टरी में है, इमेज भी और ये फाइल भी सेम डायरेक्टरी में। तो हम एक डॉट लगाते हैं, डॉट स्लैश का मतलब ये हुआ इमेज हम उसी फोल्डर में खोज रहे हैं जिस फोल्डर में ऑलरेडी ये minto.html है। अब देखो जैसे डॉट स्लैश किया मुझे सजेशन आना स्टार्ट हो गया, क्यूट डॉक। आई बात समझ में। अब लेट्स से मुझको एक सब फोल्डर है, ओके, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल है molu.html, मुझको इसके अंदर ये इमेज एक्सेस करनी है। तो हम फिर से img टैग यूज करेंगे, ओके, इसमें हम src टैग यूज करेंगे, इक्वल टू। अब देखो एब्सोल्यूट पाथ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जो क्यूट डॉग इमेज है ये लर्न HTML से इसकी दूरी हमेशा सेम है। आई बात समझ में, हमेशा इसका जो पाथ है क्यूट डॉग का लर्न HTML फोल्डर से हमेशा इसका पाथ सेम रहेगा। तो हम ये करेंगे, स्लैश लगाएंगे, स्लैश मतलब रूट फोल्डर, उस रूट फोल्डर के अंदर घुसते ही तुमको क्यूट डॉग मिल जाएगा और हम सेव कर देंगे। आई बात समझ में, ये देखो मेरा मोलू, वेलकम टू मोलूज वेबसाइट, यहां पे भी इमेज आ गई। लेकिन जब हम रिलेटिव पाथ देंगे तो रिलेटिव पाथ में चेंजेस आ जाएंगे, एब्सोल्यूट पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहे तुम इस फाइल में एक्सेस करो, एब्सोल्यूट पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जब हम रिलेटिव पाथ यूज करेंगे तो देखो चेंजेस आ जाएगा। अब देखो img टैग मैंने यूज किया, ठीक, और फिर से src टैब एट्रीब्यूट यूज करो, ठीक। अब हम रिलेटिव पाथ देंगे तो देखो अब जो है रिलेटिव पाथ मतलब क्या हुआ, इस फाइल के रिस्पेक्ट में इस फाइल के रिस्पेक्ट में इमेज का पाथ बताएंगे। कौन सी फाइल, molu.html, क्योंकि हम इस फाइल में हम इमेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो molu.html देखो कहां पे है, ये सब फोल्डर के अंदर है। तुमको ये फाइल एक्सेस करना है क्यूट डॉग वाला, तो तुमको इस सब फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा, तब जाके तुमको मिलेगी। तो जब बाहर आना होता है ना, तो हम डबल डॉट लगाते हैं, डबल डॉट स्लैश। हम एक फोल्डर बाहर आ रहे हैं तो डबल डॉट स्लैश, अगर हमें उसी फोल्डर में लेना होता तो सिंगल डॉट लगाते हैं, सिंगल डॉट स्लैश, जैसा कि हमने minto.html में किया था। ओके, तो डबल डॉट स्लैश लगाते ही तुमको देखो सजेशन आना स्टार्ट हो गया, क्यूट डॉग, सेव कर दो। ठीक, देखो दोनों फाइल एक्सेस हो गई। इसी तरह ये minto.html में देखो दोनों फाइल एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पे सिंगल डॉट स्लैश था, यहां पे molu.html में डबल डॉट स्लैश है। ठीक है, रिलेटिव पाथ में चेंजेस आ गए। अब देखो और मजा आएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो एसेट्स में जो इमेज फोल्डर है, एक एसेट्स फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर कौन सी फाइल है, dog1.jpg। ओके, इस डॉग की मुझे इमेज डालनी है minto.html फाइल में। तो हम एक और इमेज टैग लेंगे, बात समझ में। फिर से हम src टैग यूज करेंगे, src, ठीक, इक्वल्स टू। अब हम एब्सोल्यूट पाथ देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ये फाइल कहां पे है, dog1.jpg कहां पे है, एब्सोल्यूट पाथ। विथ रिस्पेक्ट टू मुझे किसके बताना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू मैं रूट फोल्डर बताना है। तो सबसे पहले हम स्लैश देंगे, जो किसको डिनोट कर रहा है, लर्न HTML फोल्डर को, सबसे बाहर वाला फोल्डर, आई बात समझ में, उसको डिनोट कर रहा है। फिर कहां पे ये इमेज है, एसेट्स के अंदर है, तो एसेट्स फोल्डर सेलेक्ट करो। एसेट्स के अंदर फिर एक और फोल्डर है, इमेजेस है, उसको सिलेक्ट करो। ठीक, उसके अंदर कौन सा फाइल है, dog1.html, आई बात समझ में। तो ऐसे हमने एक्सेस कर लिया एब्सोल्यूट पाथ की तरह। अब खोलो minto.html, तुमने खोलो ये रहा minto.html, ये देखो ये इमेज आ चुकी है, आई बात समझ में, एक्सेस हो चुकी है। अब यही सेम इमेज को मैं रिलेटिव पाथ की तरह यूज करना चाहता हूं। कंट्रोल सी करो, सेव करो, रिलेटिव पाथ से मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में, इस फाइल के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव पाथ मतलब क्या हुआ है, minto.html के रिस्पेक्ट में ये इमेज कहां पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
डॉट स्लैश लगाएंगे। डॉट स्लैश क्यों? क्योंकि इसी फोल्डर में, डॉट स्लैश मतलब इसी फोल्डर में, एक कौन सा फोल्डर में जाना है मुझे? एसेट्स है। ये एसेट्स फोल्डर कहां पे है? जहां पे minto.html है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसी फोल्डर को एक्सेस करने के लिए डॉट स्लैश लगाएंगे, उसमें एसेट्स फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद इमेजेस में जाएंगे, उसके बाद डॉग। आया समझ में? अब देखो यहां पे दोनों इमेज आ चुकी है, दो तरीके से हम एक्सेस कर पा रहे हैं, एब्सोल्यूट पाथ से भी और रिलेटिव पाथ से भी। ठीक, अब चलो फिर से हम molu.html में चलते हैं। सब फोल्डर के अंदर मुझे एक्सेस करना है। img किया मैंने, ठीक, इसमें भी src लगाया। अब एब्सोल्यूट पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद एसेट्स में, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद डॉग, उसके बाद डॉग 1 पे चले गए। ओके, एब्सोल्यूट पाथ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तुम देखो, अब जाओ molu.html में जाओ, देखो यहां पे भी वो इमेज आ चुकी है। अब इसको मैं, लेकिन रिलेटिव पाथ चेंज हो जाएगा। सेव करो इसको, पेस्ट करो। ओके, अब रिलेटिव पाथ से मैं एक्सेस करना चाहता हूं। तो अब देखो, मुझको देखो सबसे पहले मुझे कहां पे एक्सेस करना है इस फाइल को? अब देखो रिलेटिव पाथ के लिए हम क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू molu.html ये dog1 की इमेज कहां पे है? तो सबसे पहले मुझे इस सब फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। इस फोल्डर से बाहर निकलोगे तब तुमको क्या दिखाई देगा? एसेट फोल्डर है। ओके, तो सबसे पहले हम डबल डॉट लगाएंगे बाहर निकलने के लिए। डबल डॉट मतलब, सिंगल डॉट मतलब सेम फोल्डर, डबल डॉट मतलब एक फोल्डर बाहर। उसके बाद मुझे एसेट्स मिल दिखाई दिया, फिर मुझे इमेजेस फिर से दिखाई दिया, उसके बाद मुझे dog1 की इमेज दिखाई दी। सेव किया। अब देखो यहां पे भी दोनों इमेज आ चुकी है, दोनों मेथड से, रिलेटिव पाथ से भी और एब्सोल्यूट पाथ से भी। आई होप आपको समझ में आ गया। आई होप इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, कभी आपको पाथ लिखने में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, चाहे HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, हर जगह तुम पाथ आराम से दे पाओगे। अभी देखो इमेजेस कितनी बड़ी बड़ी साइज है। इसको तुमको अगर इसकी साइज को कंट्रोल करना है तो दूसरा एट्रीब्यूट्स होता है, विड्थ एट्रीब्यूट है। ओके, लेट्स से इसको दे दो 200 पिक्सल दे दो विड्थ। ओके, और हाइट भी ऐसे दे दो, HAI हाइट दे दो इसको, लेट्स से इसको भी 200 दे दो पिक्सल। ठीक, ये देखो ये वाली इमेज देखो छोटी हो गई। तो इमेज की जो है तुम साइज को तुम कंट्रोल कर सकते हो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज करके। हालांकि मैं पर्सनली ये यूज नहीं करता हूं, वो तो मैं CSS यूज करता हूं। ओके, इमेज को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इमेज का अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो तुम्हें CSS में सिखाऊंगा कैसे कंट्रोल करते हैं। आई बात समझ में? और इमेज का एल्ट एट्रीब्यूट यूज करना कभी मत भूलना। ओके, तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो इमेज किससे रिलेटेड है। अब देखो गूगल जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा इस इमेज और इस इमेज के में। ओके, गूगल को दोनों इमेज सेम तरीके से दिखाई देगी। ओके, लेकिन अगर तुम स्पेसिफाई कर दो कि ये डॉग का टाइप कौन सा है, ये वाला डॉग कौन सा टाइप का है, ये वाला डॉग कौन सा टाइप का है, ओके, ये अगर स्पेसिफाई कर दोगे तो एक इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी गूगल को। मान लो तुमने स्पेसिफाई कर दिया ये डॉग जो है लेब्राडोर है। ओके, अब कोई सर्च करेगा गूगल पे तो तुम्हारा जो पेज होगा ना, गूगल को पता होगा कि इस पेज पे लेब्राडोर की फोटो है, तो तुम्हारा पेज जो है सर्चिंग में आगे आएगा। ओके, तो इसलिए एल्ट एट्रीब्यूट यूज कर लिया करो, इमेज के बारे में बता दिया करो। लेब्राडोर। अब मुझे स्पेलिंग नहीं पता यार लेब्राडोर की, समझ गया ना मतलब। ठीक, तो ये था तुम्हारा इमेज टैग यूज करना। ओके, मैं बेसिक सा बता दिया, और पाथ कैसे यूज करते हैं इमेज को एक्सेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं टेबल। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल्स। ओके, टेबल्स किस लिए यूज होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाना हो। ओके, टेबल बेसिकली क्या होता है? कुछ इस तरह का होगा। ठीक, उसमें कई सारी रोज होंगी, ठीक ना, रोज होती हैं, हर रोज में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 लेट्स से। ठीक, हर रोज में एलिमेंट्स होंगे, डाटा होगा, मतलब हर रोज में मान लो फर्स्ट डाटा, सेकंड डाटा, थर्ड डाटा, फोर्थ डाटा, फिफ्थ डाटा, सिक्स डाटा। ओके, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ओके, रोज होंगी बेसिकली। तो अब हर चीज के लिए जो भी तुम अपने पेज में बनाना चाहते हो उसके लिए हर चीज के लिए एक टैग होता है। इसके लिए क्या टैग होगा? गेस करो, ऑब्वियसली टेबल टैग होगा। ओके, तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? टेबल टैग यूज करते हैं। और टेबल के अंदर क्या होता है? रोज होता है। तो टेबल को रोज के लिए हम क्या करेंगे? ये टैग यूज करेंगे, TR टैग। और टेबल के रोज में जो एक पर्टिकुलर डाटा होता है उसको हम TD टैग से यूज करेंगे। ओके, अगर टेबल में डेटा डालना है तो हम TD टैग यूज करेंगे। और टेबल में ऑब्वियसली सबसे ऊपर जो क्या होता है? हेडिंग होती है। ओके,
तो हेडिंग को अगर हमें बनाना है तो टीएच टैग यूज करेंगे। ओके, तो टीआर डिफाइंस द रो, टीडी डिफाइंस द सेल्स डेटा, मतलब रो के जो डेटा होते हैं, और टीएच क्या डिफाइन करता है, ये हेडर को डिफाइन करता है। चलो कोड में, वीएस कोड में देखते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाओ। उस फाइल का क्या नाम रहेगा, लेट्स से टेबल डॉट html। ठीक, शिफ्ट एक्सप्लेनेशन इंटर। ओके, यहां पे टाइटल दे दो टेबल्स। ओके, और फिर एक हेडिंग दे दो h1 टैग से टेबल। ठीक है, सेव करो, इसको ओपन करो लाइव सर्वर से, देखें चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर, देखो हमारा खुल गया। हमने हेडिंग दी थी टेबल, यहां पे टाइटल क्या है, टेबल्स। ओके, सबसे पहले हम अपना पहला टेबल बनाते हैं। कौन सा टैग यूज करेंगे, टेबल टैग यूज करेंगे, TABLE, टेबल टैग हमारा यूज हो गया। ठीक, सेव करो इसको, आउटपुट देखो, अभी तक हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, हमने टेबल टैग यूज किया, तो हमें इसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोज डालनी होगी। टेबल्स में क्या होता है, रोज होती है, सो हम TR टैग यूज करेंगे रोज डालने के लिए। ठीक, तो हमारी पहली रोज, इस टेबल में पहली रोज हमारी बन गई है TR टैग यूज करके। अब इसमें कितना, इस रो में कितने एलिमेंट होने चाहिए, कितने डाटा होना चाहिए, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। लेट्स से हम पहला डेटा डालेंगे, कौन सा डेटा डालने के लिए हम TD टैग यूज करेंगे। लेट्स से पहला डेटा हमारा क्या होगा, पहला सेल क्या होगा, पहला सेल होगा नेम होगा। सेकंड सेल क्या होगा, पहले रो का फर्स्ट सेल में क्या होगा, नेम होगा। कॉपी करो, पेस्ट करो, फिर कॉपी करो, पेस्ट करो। ओके, दूसरा सेल जो होगा वो क्या मांगेगा, एज। ओके, और तीसरा सेल लेट्स से क्या हो सकता है, पहले रो का तीसरा सेल क्या होगा, लेट्स से ऑक्यूपेशन। ओके, सेव करो। अब देखो रिजल्ट, देखो पहली रो हमारी आ गई, नेम, एज, ऑक्यूपेशन। ठीक, अब हम दूसरी रो बनाते हैं, फिर से कौन सा टैग यूज करेंगे, TR टैग यूज किया। फिर इसके अंदर हम फिर से डेटा डालना स्टार्ट करेंगे, मतलब सेल डालना करेंगे, TD। इसमें पहला नेम क्या, पहला लिस्ट से गोलू नाम डालते हैं, गोलू। ओके, उस Ctrl+C Ctrl+V। ओके, उसकी एज कितनी है गोलू की, लेट्स से 20 ईयर है। ओके, और गोलू का ऑक्यूपेशन क्या है, लेट्स से वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट। ओके, सेव करो। सो नेम, एज, ऑक्यूपेशन, गोलू। ओके, सेकंड रोज हमारी क्या है, गोलू, एज कितनी 20, और उसका ऑक्यूपेशन कितना है, क्या है, स्टूडेंट है। लेकिन ये देखो टेबल कितना गंदा दिखाई दे रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये टेबल है। ओके, इसके अंदर वो बॉर्डर नहीं है, आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, इसको हम स्टाइलिंग करते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, जैसे टेबल की तरह दिखाई दे। अब ये बेसिक लग रहा है कि कोई हमने टेक्स्ट डाला हुआ है, लग रहा है पैराग्राफ हमने डाला हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो पहली बार मैं तुमको बताने जा रहा हूं स्टाइल कैसे, स्टाइलिंग हम किसी एलिमेंट को स्टाइलिंग कैसे देते हैं, उसको स्टाइल या सुंदर कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं। HTML हमें स्टाइल टैग देता है किसी एलिमेंट में स्टाइल डालने के लिए। ओके, सो हम वो स्टाइल टैग कहां यूज करते हैं, हम यूज करेंगे हेड में। आई बात समझ में। तो हेड के अंदर हम STYLE, ओके, स्टाइल टैग हमने दे दिया। ठीक, अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग लिखेंगे। ठीक, तो देखो हम क्या चाहते हैं कि टेबल के में बॉर्डर आ जाए, इस टेबल टैग में, टेबल एलिमेंट में बॉर्डर आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, TABLE। ओके, स्पेस दो थोड़ा सा और करली ब्रेसेस दो। इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर दो। ठीक, तो 1 पिक्सल, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर की 1 पिक्सल होनी चाहिए, और लेट्स से वो ये सॉलिड होना चाहिए। ठीक, बॉर्डर सॉलिड होगा, और कलर, बॉर्डर का कलर क्या होगा, लेट्स से ब्लैक, BLACK। ओके, सेव करो। देखो बॉर्डर आ गया, टेबल के चारों बॉर्डर आ गया है, उसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो ये टेबल के अक्रॉस आ गया है। हम चाहते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं, जो डेटा है, सेल्स हैं, इसके अक्रॉस बॉर्डर आ जाए अंदर अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हमने अभी टेबल टैग यूज किया था। ओके, टेबल को हमने टारगेट किया था, टेबल के अंदर स्टाइलिंग दे दी हमने। अब हम किस पे देना चाहते हैं, जो ये टेबल डेटाज हैं, ओके, ये टेबल डेटा है, इसमें भी हम बॉर्डर देना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, TD, ओके,
फिर से कर्ली ब्रेसेस, अब इसके अंदर क्या देंगे हम, फिर से बॉर्डर देंगे, बॉर्डर से सेम बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड, और कलर क्या होगा, ब्लैक। सेव करो। देख रहे हो जो डेटा थे उसके चारों ओर ये क्या कर रहा है, मैंने टीडी को मैंने टारगेट किया है। टीडी जब मैंने लिखा, टीडी के अंदर मैंने क्या लिखा, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक कलर। तो ये जितने भी टीडी हैं, जितने भी टीडी हैं, टैग हैं, सब में बॉर्डर दे दिया उसने। ओके, आई बात समझ में, जितने भी टीडी टैग थे सब में बॉर्डर आ गया। लेकिन ये देखो बॉर्डर जो है रिपीट हो चुके हैं, एक बाहर वाला बॉर्डर आ गया, और ये अगल बगल वाले भी जो बॉर्डर है, एक दूसरे के जो सेल वाले बॉर्डर हैं वो भी देखो रिपीट हो जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि डबल बॉर्डर आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है, हम क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स। मतलब जो दो बॉर्डर हैं वो एक में मर्ज हो जाए, कोलैप्स हो जाए एक में, मतलब सिंगल बॉर्डर दिखाई दे। अभी बहुत बेकार दिख रहा है, तो बॉर्डर कोलैप्स, ये बॉर्डर कोलैप्स। ओके, इसको क्या करेंगे हम, ओके, बॉर्डर कोलैप्स हम क्या दे देंगे, कोलैप्स दे देंगे। ओके, सेव करो अब इसको। अब देखो सिंगल सिंगल बॉर्डर हो गए, जो डबल डबल थे वो एक दूसरे में मर्ज हो गए, ठीक ना। लेकिन देखो इसमें बहुत पास पास है, जितने भी डेटा हैं सब एक दूसरे के बहुत पास पास है। हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस आ जाए। ओके, मतलब पैडिंग दे दें। पैडिंग मतलब क्या हुआ, इस टेक्स्ट के बाहर बाहर हम पैडिंग दे दें। तो हम क्या करेंगे, जितने भी टेबल डेटा है, टीडी, जितने भी टीडी टैग हैं वो उसके अगल बगल स्पेस आ जाए, तो हम पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग, पैडिंग लेट से हमने 20 पिक्सल दे दिया, 20 पिक्सल। सेव करो। देख रहे हो उनके चारों तरफ स्पेस आ गया, हर टेक्स्ट के चारों तरफ स्पेस आ गया, पैडिंग हमने दे दी। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं जो पहला वाली रो है इसको हम हेडिंग की तरह ट्रीट करें, मतलब थोड़ा अलग दिखाई दे। आई बात समझ में, थोड़ा अलग ये दिखाई दे दूसरों से, ये हेडिंग, क्योंकि ये एक हेडिंग की तरह दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, जो टीडी टैग है ना, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टीएच टैग में, टीएच, हेडिंग टैग। ओके, तो इसको कर दो टीएच, इसको भी टीएच कर दो, इसको भी टीएच कर दो, इसको भी टीएच कर दो, ठीक। सेव करो। जैसे हमने टीएच टैग यूज किया, ब्राउजर को समझ में आ गया कि जो फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट्स हैं वो टीएच है, मतलब हेडिंग है। तो उसने ऑटोमेटिक ब्राउजर ने क्या किया, थोड़ा सा बोल्ड कैरेक्टर कर दिया, उसको हेडिंग की तरह उसको सेपरेट कर दिया और एलिमेंट से। अब लग रहा है ना कि वो हेडिंग है। तो हम सबसे पहली वाली रो के जितने भी डेटा हैं उसको हमने टीएच टैग से यूज किया। लेकिन देख रहे हो उसको मैंने हेडिंग जैसे ही बनाया, इसका बॉर्डर हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि मैंने जो स्टाइलिंग जो दी हुई है वो टीडी टैग में दी हुई है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, टीएच टैग बना दिया। तो हम क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे, ठीक, इसको पेस्ट कर दो यहां पे, सेम स्टाइलिंग इसको हम टीएच टैग को भी दे देंगे, टीएच टैग को। ओके, सेव कर दो। देख रहे हो इसको भी बॉर्डर आ गया, टीएच टैग को भी बॉर्डर आ गया। ओके, टीएच एलिमेंट्स में भी। लेकिन देखो एक चीज देखो, स्टाइलिंग जो है रिपीट हो रही है, ये भी स्टाइल सेम है, ये भी स्टाइल सेम है, मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहां कॉमा दूंगा, क्योंकि टीएच और टीडी के लिए स्टाइल सेम है, तो मैं यहां कॉमा करके दोनों को एक ही साथ मैं स्टाइल कर दे दूंगा। कॉमा कर दो, टीएच टैग लिख दो। ओके, अब मैं इसको डिलीट हटा दो इसको, मैं एक साथ मैंने टीडी और टीएच को मैंने स्टाइल दे दिया। देखो अभी भी काम कर रहा है। तो एक बार फिर से देखो, मैंने स्टाइलिंग के लिए क्या किया, मैंने स्टाइल टैग यूज किया, उसके अंदर मैंने स्टाइलिंग की। ध्यान से देखो, मैंने टेबल टैग यूज किया। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी इस पेज में, इस फाइल में जितने भी टेबल टैग होंगे, उसके लिए सारे टेबल टैग के लिए ये स्टाइल यूज हो जाएगी। वैसे ही जितने भी टीडी और टीएच टैग नीचे यूज हुए हैं इस फाइल में, सबके लिए ये स्टाइल ही लागू होगा। है बस समझ में, सब पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ओके, लेट्स से मैं यहां पे एक और दूसरा टेबल बनाता हूं। ओके, लेट्स से इसको H1 टैग दो। ओके, लेट्स से सेकंड, यहां लिखूंगा हेडिंग सेकंड। अब मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ओके, एक मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ टेबल, पेस्ट मैंने कर दिया। ओके, ये मैंने टेबल टैग यूज किया हुआ है, ये ये पहली रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ओके, तुम नीचे और भी रो ऐड कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक।
पहली जो हेडिंग है, पहली रो में मैंने हेडिंग डाली हुई है टाइम, इवेंट, लोकेशन। ओके, टाइम यहां पे सेकंड और थर्ड रो भी यहां पे अवेलेबल है। इसको सेव करो। अब देखना ऑटोमेटिक जो मैंने स्टाइलिंग जो दी थी इस टेबल के लिए, वो सेकंड टेबल में भी अप्लाई हो जाएगी। सेव करो, देख लो सेकंड टेबल आ गया, उसमें भी जो पहले वाले टेबल की जो स्टाइल थी वो इसमें भी अप्लाई हो गई। आई बस समझ में। अब मैं चाहता हूं इस टेबल का विड्थ जो है मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या करोगे, विड्थ दो, विड्थ 100% दे दो, मतलब 100% विड्थ दे दो इसको, 100%। सेव करो, देख लो विड्थ क्या हो गई, 100% हो गई। एक चीज और ध्यान दो, मैंने ऊपर जो फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट है उनको, उसको मैंने टीएच टैग यूज किया, हेडिंग टैग। तो देखो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने उसको क्या किया, सेंटर करके रखा हुआ है एलिमेंट्स को, जो हेडिंग है उसको सेंटर करके रखा हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ टीएच टैग। और उसको जो टेक्स्ट है उसको देखो बोल्ड में रख दिया, थोड़ा मोटे में अक्षर में लिख रहा है। तो ऐसे ही तुम एक्सपेरिमेंट करो। ओके, इसमें बहुत सारी चीज किए जा सकते हैं, कोई जोड़ी नहीं। तुम आज ही टेबल, इसमें अगर मैं टेबल पढ़ाने लग जाऊं ना, 2 घंटे से ऊपर लग जाएंगे पूरा टेबल पढ़ाने में। लेकिन पूरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी, मान लो तुमको क्लाइंट बोलता है तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम कर लोगे। तुमको अब पता चल गया कि टेबल बनाते कैसे हैं। आई बात समझ में। अब क्लाइंट बोलेगा कि मुझे इस टेक्स्ट का कलर ये चाहिए, हाँ, या इसकी विड्थ इतनी चाहिए, तुम कर सकते हो चेंज। तुमको यूज करने आना चाहिए। अब कोई 10-20 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी उसको पूरा एस्टिमेट नहीं आता है, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा, क्लाइंट कुछ भी बोलेगा मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि एस्टिमेल के टैग्स यूज कैसे होते हैं। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस तुमको भी होना चाहिए, तो प्रैक्टिस करो। अब देखो तुम चाहते हो कि ये जो टीआर टैग वाले हैं, जो ये जो नीचे वाले जो रो हैं, इसके भी टेक्स्ट को तुम सेंटर करना चाहते हो, ठीक। तो फिर देखो इसमें तो तुम क्या क्या टारगेट करोगे, टीएच और टीडी के भी जो एलिमेंट है उसमें क्या करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। देखो ये भी सेंटर हो गए, नीचे वाली रोज भी सेंटर हो गई। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कलर चेंज करना चाहते हो, कलर टेक्स्ट का, वो भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, लेट्स से तुम रेड करना चाहते हो, सेव करो, रेड हो गया। कुछ भी करो। ओके, खेलो टैग्स के साथ, एट्रीब्यूट के साथ, ओके, स्टाइल के साथ खेलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स किस लिए यूज होते हैं? फॉर्म्स तुम अगर देखोगे हर जगह यूज होता है। मान लो कहीं तुमको किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना है तो फॉर्म फिल करवाते हैं, चाहे फेसबुक लॉगिन करना है, तुमको क्या डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा, फोन नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो एक तरह से फॉर्म यूजर से इनपुट लेता है। आई वाज समझ में। तो फॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर कलेक्टिंग यूजर्स इनपुट। जैसे एग्जांपल साइन अप फॉर न्यूज़लेटर, सबमिटिंग फीडबैक, किसी को फीडबैक देना है तो भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आई वाज समझ में। तो अगर हमें अपने पेज पे फॉर्म बनाना है तो उसके लिए HTML हमें एक फॉर्म टैग देता है, जो कि इस तरह उसका सिंटैक्स होता है, FORM फॉर्म टैग होगा। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। आई बात समझ में। अब कुछ चीजें तुमको अभी समझ में नहीं आएगी ठीक से, जैसे एक्शन और मेथड तुमको अभी ठीक से समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको एट दिस पॉइंट ये समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा ये ओपनिंग टैग है फॉर्म का, और ये क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर हमारे सारे इनपुट फील्ड्स आती हैं। इनपुट्स क्या क्या हो सकता है, इनपुट किस टाइप का हो सकता है, ईमेल इनपुट हो सकता है, तुम्हारा पासवर्ड इनपुट हो सकता है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ इनपुट हो सकता है, या ड्रॉप डाउन हो सकता है। तुम्हारा मान लो तुमसे कोई इनपुट चाहिए, हाँ, तो एक ड्रॉप डाउन दे सकते हो सिलेक्ट करने के लिए। ओके, स्लाइडर दे सकते हो, रेंज, हाउ मच परसेंट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी सिलेक्टेड, तुम कितना परसेंट कॉन्फिडेंट हो, तो एक स्लाइडर दे दोगे, हाँ भाई मैं 50% कॉन्फिडेंट हूं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा इस कंपनी में। ओके, तो कुछ भी दे सकते हो एज इनपुट। सारी फैसिलिटी HTML देता है। तुम डेट सेलेक्ट कर सकते हो, डेट सेलेक्टर तुमको दे सकता है HTML। ओके, तो चलो एक एक करके देखते हैं एग्जांपल से। ओके, तो तुमको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक न्यू फाइल। तुमने गेस कर लिया होगा, फाइल का नाम होगा FORM form.html। ओके, ये मेरा न्यू फाइल बन गई। एज ऑलवेज शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटर, ये मेरा स्टार्टिंग टेम्पलेट रेडी हो चुका है। यहां पे मैं दूंगा, टाइटल देता हूं फॉर्म्स, FORMS फॉर्म्स। ओके, और लेट्स से यहां पे हेडिंग देते हैं H1 हेडिंग दे दो, LEARN लर्निंग फॉर्म्स। ओके, सेव करो, देखो चला के इसको रन करो, ओपन विद लाइव सर्वर, लर्निंग फॉर्म्स। ओके,
चलो, तो सबसे पहले हम अपना एक पहला फॉर्म बनाते हैं। कौन सा टैग यूज करेंगे? फॉर्म टैग यूज करके। फॉर्म टैग यूज किया मैंने, एंटर किया। तो इसमें सबसे पहला चीज आता है फॉर्म टैग में, इसका एट्रीब्यूट होता है कौन सा? एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट, ओके। दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है? मेथड एट्रीब्यूट, METHOD, मेथड एट्रीब्यूट। अब देखो, मेथड जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू गेट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, और भी वैल्यूज हो सकती हैं। देखो अभी मैं यहां पे क्या दे रहा हूं? पोस्ट दे रहा हूं, पोस्ट, ओके। मैंने पोस्ट दिया। अब समझो मेथड मतलब क्या होता है। अब देखो क्या होता है ना कि ये डिपेंड करता है कि तुम फॉर्म किस तरह की रिक्वेस्ट तुम भेज रहे हो सर्वर पे। देखो कोई भी फॉर्म होगा, चाहे वो फेसबुक का हो गया, गूगल लॉगिन फॉर्म हो गया, ओके, जीमेल लॉगिन फॉर्म हो गया, वो जो डेटा तुमसे लेता है फॉर्म, वो कहीं ना कहीं सेव होता है डेटाबेस में, पीछे कहीं सर्वर पे, हाँ, उसका कहीं कोड लिखा होगा। तो जब भी हम कोई अपना डेटा देते हैं डेटाबेस में, तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। एवसोल में पोस्ट मेथड यूज करते हैं। अगर हम बैकएंड से डेटा लेते हैं, मंगाते हैं ब्राउजर पे, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? गेट। अभी के लिए बस इतना ही समझो। इस समय हम क्या कर रहे हैं? डेटा सबमिट कर रहे हैं, तो हम पोस्ट यूज करेंगे, ओके। इससे ज्यादा तुमको अभी समझने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट। अब एक्शन समझो। एक्शन, एक्शन जो होता है ये तुमको बैकएंड टीम बताती है इस एक्शन का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक के पास कितने सारे फॉर्म होंगे, एक तो साइन अप फॉर्म होगा, एक होगा लॉगिन फॉर्म होगा, हाँ, और भी तुम जब लॉगिन कर लेते हो उसके बाद कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो तुमको इमेज डालना है, उसका एक फॉर्म होगा। तुमको मान लो पोस्ट डालना है, अपने अपने प्रोफाइल में पोस्ट डालना है, उसके लिए एक फॉर्म होता है। तो अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, समझे। तो जो बैकएंड में कोड लिखा होता है, अलग अलग फॉर्म को हैंडल करने के लिए अलग अलग फंक्शन बने होते हैं। आई बात समझ में? वो फंक्शन किस लिए होते हैं? वो डेटा को रिसीव करते हैं, फिर डेटाबेस में डालते हैं। तो वो फंक्शन का नाम कौन बताएगा तुमको? वो फंक्शन का नाम बैकएंड टीम बनाएगी, जो जिन्होंने कोड लिखा हुआ है। तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछोगे भाई एक्शन में मैं क्या नाम डालूं, तो वो बताएंगे तुमको। लेट्स से ये गूगल, फॉर एग्जांपल मान लो ये फेसबुक लॉगिन का फॉर्म है, तो वो लोग बोलेंगे भाई इसका नाम रख लो स्लैश, इसका नाम तुम रखो फेसबुक लॉगिन। तो इसकी टेंशन मत लो, वो तुम्हारी बैकएंड वाली टीम, जो बैकएंड में जो कोड लिखा हुआ है वो बताएगी तुमको। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं उन्होंने मुझे बताया कि फेसबुक लॉगिन है, मैंने यहां डाल दिया। आया बात समझ में? चलो, तो ये मेरा फॉर्म का टैग था। अब जो है मैं सबसे पहला, अब मैं लेबल डालता हूं। जैसे मैं अब यूज सबसे पहला जो हम फॉर्म में इनपुट नेम डालते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? लेबल। ठीक, लेबल मैंने दे दिया। लेबल में देते हैं फुल नेम, फुल नेम, ओके। फुल नेम मैंने दे दिया। अब हम इनपुट देंगे, कौन सा? इनपुट फील्ड डालेंगे। ये हमारा लेबल था, ये बताएगा कि ये इनपुट किस लिए है, फुल नेम के लिए। आई बात समझ में? तो इनपुट किस टाइप का है? टाइप, यहां पे टाइप हम देंगे। टाइप होगा, नेम किस टाइप का होता है? टेक्स्ट टाइप का होता है, तो यहां पे हम टेक्स्ट डाल देंगे, टेक्स्ट। आई बात समझ में? देखो ऑप्शन में आ रहा है टेक्स्ट। अब यहां पे मैं आईडी दे दूंगा इसको। आईडी इज इक्वल टू क्या दूंगा? आईडी में दे देता हूं फुल नेम दे दो, ओके। आईडी में दे देता हूं फुल नेम, सॉरी NAME, ओके। अब सेव करो इसको। देखिए यहां फुल नेम आ गया। देखो ये फुल नेम, मैंने ये फुल नेम कहां से आ रहा है? ये चीज ये आ रहा है तुम्हारे, ये जो मैंने लेबल यूज किया है ना उसके आ रहा है, उसके वजह से आ रहा है बस समझ में। और ये इनपुट किसकी वजह से आ रहा है? इनपुट, ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट किस वजह किससे आ रहा है? ये इनपुट टैग से आ रहा है। और जो ये फुल नेम जो आ रहा है ये लेबल टैग से आ रहा है। लेकिन देखो मैं इस पे फुल नेम पे क्लिक कर रहा हूं, इस फुल नेम पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस फुल नेम पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिक कर्सर यहां पे आ जाए, इसके अंदर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां ये जो आईडी है, ओके, आईडी से मैं इस लेबल को कनेक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा फॉर एट्रीब्यूट यूज करूंगा। ये जो आईडी है ना, कॉपी करो, इसमें डाल दो, पेस्ट कर दो और सेव कर दो। अब देखना मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो अपने आप कर्सर इसके अंदर आ जा रहा है। मतलब मैंने इस लेबल को कनेक्ट कर दिया इस इनपुट से विद द हेल्प ऑफ आईडी। अब इस लेबल को पता है कि मैं जो लेबल हूं ये इस इनपुट के लिए हूं, क्योंकि मैंने आईडी, ये आईडी और ये फॉर, लेबल फॉर, मतलब इस आईडी के लिए ये लेबल है। आई बात समझ में?
अब मैं चाहता हूं कि जो फुल नेम और ये इनपुट है दोनों एक लाइन में आ गए। मैं चाहता हूं दोनों ऊपर नीचे हो जाएं, तो उसके लिए मैं एक टैग होता है HTML में, BR टैग, मतलब लाइन ब्रेक कर देता है वो। ओके, मैं चाहता हूं जो लेबल है यहां से लाइन ब्रेक हो जाए, तो यहां पे मैं कौन सा टैग यूज करूंगा? BR टैग। ओके, BR मतलब ब्रेक। सेव कर दो इसको। देखिए लाइन जो है ब्रेक हो गई, फुल नेम से लाइन ब्रेक हो गई और ये जो इनपुट है नई लाइन में आ गया। अब एक और बहुत जरूरी बात, अब जैसे देखो, अब फॉर्म में बहुत सारे इनपुट्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगा, ईमेल होगा, यूजर नेम होगा, हाँ, लेकिन बैकएंड टीम को पता कैसे चलेगा कि कौन से इनपुट में कौन सी वैल्यू डाली गई है? तुमसे बैकएंड वाले जरूर पूछेंगे, भाई यूजर नेम जो यूजर का नाम आ रहा है वो किस की में है, जो ईमेल आ रहा है वो किस की में है, जो तुमने डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो वो किस की में है, उसका की का नाम क्या है? ओके, तो उसके लिए एक तो एट्रीब्यूट यूज होता है, उसका एट्रीब्यूट का नाम है नेम। ओके, उसमें लिख दूंगा मैं यूजर नेम, और बैकएंड को बोल दूंगा कि यूजर नेम नाम की है जिसमें यूजर का नाम आएगा। आई पास समझ में? तो ये जो नेम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज है बैकएंड वालों के लिए। तो देखो बैकएंड वालों के लिए क्या क्या जरूरी चीज है? एक ये एक्शन एट्रीब्यूट जरूरी है, मेथड एट्रीब्यूट जरूरी है, और नेम एट्रीब्यूट जरूरी है। ये तीन चीज बैकएंड वालों के लिए जरूरी है। ये बैकएंड वालों को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, या बैकएंड वाले खुद ये इनकी वैल्यू देंगे तुमको। ओके, तो इसकी फिक्र तुम मत करो। सो मेरे पास इनपुट मिल गया, इसमें तुम अपना नाम डाल सकते हो, विश्वेश, मेरा नाम विश्वेश है। ओके, इसमें तुम अपना नाम डाल सकते हो। ठीक, चलो एक और इनपुट डालते हैं जिसमें ईमेल हम देंगे। कंट्रोल C, सेव कर दो। दूसरा इनपुट क्या होगा? ईमेल के लिए, ईमेल। ओके, और यहां पे मैं आईडी चेंज कर दूंगा। आईडी क्या रखूंगा? ईमेल रखूंगा, आईडी ईमेल दे दूंगा। और यहां टाइप क्या होगा? ये बहुत जरूरी है, यहां टाइप बता दो, टाइप क्या होगा? ईमेल। ओके, ईमेल टाइप होगा। और ईमेल की क्या होगी इस बार? इसमें डाल दो यूजर ईमेल। ओके, की ये तुमको बैकएंड वाले बताएंगे, या तुम अपने से डाल लो तो बैकएंड वालों को बता देना। ओके, सेव कर दो। हमने सेव किया। अब मैं चाहता हूं यहां पे ब्रेक लगा दो। ओके, ताकि ये ईमेल जो है नीचे आ जाए, तो यहां पे मैं ब्रेक पॉइंट डाल देता हूं, BR टैग यूज कर लेता हूं, BR टैग, सेव कर दो। ओके, सो ईमेल हमारा आ गया। अब यहां पे एक बटन दे दो, ओके, सबमिट करने के लिए बटन। ओके, यहां हमने बटन दे दी। बट क्या लिखेंगे? लॉगिन लिख दो, लॉगिन। ओके, बटन लॉगिन हो गया। सेव करो। देखो मेरे पास एक बटन आ गई, मैं चाह रहा हूं बटन भी नीचे आ जाए, तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? BR टैग यूज करूंगा। ओके, BR क्या करता है? लाइन को ब्रेक कर देता है। सेव कर दो। अब बटन जो है नीचे आ गई। अब इसमें वैल्यू डालो, विश्वेश। ओके, विश्वेश डाला। ईमेल आईडी डालो, VISHWESH। ओके, अब लॉगिन बटन क्लिक करो, सबमिट। अब देखो बोल रहा है प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। अब इसको पता चल गया, ब्राउजर को पता चल गया कि ये जो इनपुट है क्या टाइप का है? ईमेल का है, ईमेल टाइप है। तो अगर तुमने इसमें गलत ईमेल डाला तो तुमको वार्निंग दे देगा। ये ब्राउजर को समझ में आ गया कि ये इनपुट फील्ड जो है ईमेल के लिए है, इसलिए तुम अगर गलत ईमेल डाल के लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो तुमको बोलेगा प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ओके, @ इज मिसिंग। ये देखो कितनी अच्छी बात है, HTML में सारी फैसिलिटी तुमको देता है। ओके, और देखो मान लो तुम चाहते हो कि यूजर नाम डालना ही डालना है उसको। ओके, बिना नाम डाले वो लॉगिन नहीं कर सकता। ओके, उसको जबरदस्ती नाम डलवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे हम यूजर नेम में क्या कर देंगे? एक रिक्वायर्ड, यहां पे दे दो, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, रिक्वायर्ड कर दो। ठीक, अब जो है तुम लॉगिन करने की कोशिश करो। देख रहे हो, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, देख रहे हो ना, वार्निंग आ जा रही है। ये फील्ड जरूरी है, इसको भरना जरूरी है। ऐसे ईमेल में भी डाल दो, ईमेल में डाल दो रिक्वायर्ड मतलब दिस इज कंपल्सरी टू फिल ईमेल एंड यूजर नेम। सेव कर दिया। अब अपना नाम डालो,
अब सेव करो, बोल रहा ईमेल इज नेसेसरी, तो VISHWESH विश्वेश @gmail.com। ओके, अब सबमिट लॉगिन करने की कोशिश करो। देख रहे हो ये देखो URL कैसा बन के आ रहा है, फेसबुक लॉगिन। याद आ रहा है, ये मैंने कहीं लिखा था फेसबुक लॉगिन, यहां पे लिखा था। अब ये हिट करने की कोशिश कर रहा है उस सर्वर पे, ओके, उस सर्वर पे, लेकिन ऐसा तो हमारा बैकएंड अभी बना नहीं है, सर्वर है नहीं, इसलिए पेज इज नॉट वर्किंग, क्योंकि हमने अभी बैकएंड तो हमारी कोई बैकएंड की टीम तो है नहीं अभी कि हमारा कहीं डेटाबेस है, इसलिए ये एरर दे रहा है। बैक करो, रिलोड करो। ओके, मान लो तुमको डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज ए यूजर की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, फिर से उसके लिए भी तुम क्या कर सकते हो, कॉपी करो, एक और इनपुट फील्ड डाल दो, पेस्ट कर दो। ओके, यहां पे DOB फॉर DOB, आईडी भी दे दो, आईडी क्या दोगे, DOB डेट ऑफ बर्थ। ओके, और यहां पे टाइप क्या दोगे, अब इनपुट किस टाइप का है, डेट का है, डेट। ओके, मैंने डेट दे दिया, और यहां पे नेम क्या डाल दोगे, बर्थ डेट, बर्थ डेट। अपने बैकएंड वालों को बता देना कि मैंने बर्थ डेट की यूज की है यूजर की डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए, बर्थ डेट। सेव करो अब, और यहां पे ये लेबल भी चेंज कर दो, लेबल क्या लिखोगे अब, डेट ऑफ बर्थ। ओके, सेव कर दो, डेट ऑफ बर्थ। ओके, देखो यहां पे तुम्हारा किस ये तो तुम्हारे पास कैलेंडर आ गया, सिलेक्ट करो, इस पे सिलेक्ट किया, तुम्हारी डेट सिलेक्ट हो गई। देख लो कितना आसान है, सारे तुमको हर चीज के लिए टैग अवेलेबल तुम्हारे लिए, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि देखो फॉर्म बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम फॉर्म को सुंदर बनाएंगे। ओके, स्टाइलिंग उसमें देंगे, और क्या क्या तरह का इनपुट हो सकता है, ड्रॉप डाउन हो सकता है, यूजर ड्रॉप डाउन में से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। ओके, तो हम उसके लिए भी दे सकते हैं, Ctrl+C, पेस्ट किया। लेट्स से यूजर की कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, ओके, SC ST है। ओके, तो कैटेगरी। ओके, लेबल क्या होगा, कैटेगरी। ओके, अब यहां पे इनपुट टैग नहीं यूज होगा, यहां पे ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, लेबल तो सेम रहेगा, लेबल ऐसे हमने दे दिया। अब यहां पे सेलेक्ट टैग यूज होता है। ओके, जब हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं तो सिलेक्ट यूज किया, इसके अंदर हम ऑप्शन देंगे, क्या क्या ऑप्शन रखना चाहते हो ड्रॉप डाउन में। ओके, ऑप्शन दे दिया, जनरल कैटेगरी हो सकती है, GNER, जनरल हो सकता है। ओके, ठीक, और क्या हो सकता है कैटेगरी, OBC हो सकता है, SC ST हो सकता है। ओके, अब देखते हैं, यहां पे हमने कैटेगरी, और हमने यहां पे ये देखो, ये कोड है हमारा ड्रॉप डाउन का। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है हमारा। देखो ड्रॉप डाउन यहां पे सिलेक्ट हो चुका है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बटन कहां चली गई, सॉरी बटन भी, यहां बटन थी ना, बटन, यहां बटन भी थी। सबमिट बटन, टाइप सबमिट है। ओके, सेव कर दो। ओके, अब मैं चाहता हूं ये बटन जो है, ये बटन अभी साइड में आ रही है, मैं चाहता हूं नीचे आ जाए, तो यहां पे BR टैग यूज कर लो, सेव करो, बटन नीचे आ गए। अब देखो यहां कैटेगरी आ गई हमारी, जनरल, OBC, SC ST। ओके, यूजर सेलेक्ट कर सकता है, मान लो जनरल सेलेक्ट किया, लेकिन एक चीज और मिस हो रही है। अब ये जैसे मैंने मान लो जनरल सिलेक्ट किया, अब तुम क्या चाहते हो, जनरल सिलेक्ट करे अगर यूजर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी वहां बैकएंड पे, डाटाबेस में वैल्यू क्या आ जानी चाहिए अगर जनरल सेलेक्ट करता है, तो उसके लिए हमें वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैल्यू। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करेंगे। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तुम चाहते हो जनरल भेजना चाहते हो, जनरल भेज सकते हो वैल्यू, तुम चाहते हो कुछ परसेंटेज भेजना चाहते हो, मान लो कितना कोटा मिलेगा जनरल वालों को, तो लेट्स से तुम मान लो 29% भेजना चाहते हो, 29%। ओके, मान लो यूजर OBC सिलेक्ट करता है, तो
क्या वैल्यू भेजना चाहते हो वहां पे बैक एंड पे, तो वैल्यू यहां पे भी दे दो, वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से यहां पे 52% दे दो। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। अगर मान लो SC ST सिलेक्ट करता है, ओके, तो वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू कुछ भी भेज दो, लेट्स से वहां पे 11%। तो अगर तुम जनरल सिलेक्ट करते हो तो वहां बैकएंड में वैल्यू क्या जाएगी, जनरल नहीं जाएगी, यहां पे जो तुमने वैल्यू डाला है वो जाएगी, वहां पे क्या जाएगी 29% जाएगा वहां पे। आया बात समझ में? तो ये वैल्यू का महत्व है, वैल्यू एट्रीब्यूट का। तो इस तरह से यहाँ कई सारे इनपुट फील्ड्स हैं, ओके। इनपुट फील्ड, अलग तरह के इनपुट फील्ड हो सकते हैं। तुम स्लाइडर दे सकते हो, इनपुट फील्ड एज ए स्लाइडर। तुम चाहते हो कि तुम कोई स्लाइड करके कुछ सिलेक्ट कर, मान लो तुमने यूजर से पूछा कितना परसेंट तुम यूजर से तुमने मान लो पूछा क्वेश्चन कि हाउ मच परसेंट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट दिस जॉब, तो एक स्लाइडर दे दो, आई एम 69%, एक स्लाइडर दे दोगे 69%, स्लाइडर दे दोगे 69% सिलेक्ट कर लेगा, 70% सिलेक्ट कर लेगा स्लाइडर, ओके। तुम चेक बॉक्स दे सकते हो एज ए इनपुट, सारी फैसिलिटी HTML में। तो मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं, अपने से अलग अलग तरह के इनपुट ट्राई करो, ओके। अगर तुम मान लो ट्राई नहीं कर पाते हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो गूगल करो, आई वॉन्ट टू इंप्लीमेंट अ चेक बॉक्स इन HTML, हाउ कैन आई, ओके। गूगल पे तुमको मिल जाएगा, चैट GPT से पूछो, तो अपने से ट्राई करो, सारी चीज कर लोगे। अगर तुम ये कर ले रहे हो तो सारे जो बचे हुए हैं वो भी तुम कर सकते हो। तो तुमको होमवर्क है।